अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नावल पढ़ रहे थे दहशत वहशत, जिसकी राइटर है महविश अली। ये चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। तुम किन सोचों में उलझी हुई हो? मुस्कान जब घर में दाखिल हुई तो सोफे पर खामोश बैठी हूर को देखती बोली। अब वो इसे क्या बताती। इसने दिन को ख्वाब देखा जिसमें शहजादा इसके इंतहाई करीब था और पागलों की तरह इसके चेहरे को छू रहा था। वो याद करती सुर्ख पड़ गई थी और मुस्कान के लिए ये कोई नई बात तो नहीं थी। वो अक्सर ऐसे ही ख्यालों में सुर्ख सटपटाई देखती रहती थी। मीसनी, वो कुछ सोचकर पुकारने लगी। मुस्कान जो इसकी गोद में बेबी को लिए इसके गाल चूमकर इसके गुस्से भरी आंखों में देखकर हंस रही थी। इसके पुकारने पर इसे देखा। हाँ बोलो मेरा बच्चा। वो इसके गाल उंगलियों के पोरे से छूकर बोली और ये सारा कुछ वो खामोशी से पड़ा देख रहा था। ये इसी की जरूरत थी कि इसके सामने वो इसकी माँ को ठरकियों की तरह छू रही थी जो इसकी गैरत पर कुल्हाड़ी की तरह मार पड़ रहा था। मिसनी, क्या कोई दिन में ख्वाब देख सकता है? वो काफी सोच विचार के बाद बोली। टेबल पर प्लेट रखती फैरी ने चौंक कर देखा था। क्यों नहीं आपी, इंसान का दिल है, दिल पर है। जहाँ दिल चाहे बैठे हो, जो दिल चाहे ख्वाब देख ले। वो कहती कहका लगा उठी। भी सीरियस छोटा पैकेट। जबकि मुस्कान ने इसे घूर रहा था। सॉरी मामा। वो मुस्कुराहट छुपाकर पोनी झुलाती किचन से घुस गई। जी मेरा बच्चा, देख सकती हो तुम, वो बोली। हूर सर हिला गई। अच्छा आ जाओ खाना खाएं, तुम्हारा जब दिल चाहे देख लो, किसी के बाप के नहीं ख्वाब। वो गाल सहलाकर उठी और जबकि कंधे पर बच्चे को डाले वहां से निकली। जबकि फितना रोज की तरह आज फिर इसके कंधे पर खामोश पड़ा था। जानता था अब ये मुसीबत अभी कहाँ जान छोड़ेगी जब तक इसकी माँ ठीक से खाना ना खा ले। खाना सुकून से खाकर जब हूर ने पानी पिया तभी वो चीखे मारने लगा। मुस्कान ने सर नफी में हिलाते से हूर के हवाले किया, जिस पर वो पुरसुकून मुस्कुरा गया। आखिर घर में अक्लमंद औरतें बसती थी। इसे जरा से इशारे पर वो फौरन समझ जाती थी। हूरी से लेकर बेडरूम में चली गई और मुस्कान टेबल साफ करती, किचन की सफाई करती फैरी के साथ अपने रूम में चली गई। वो बेड पर खामोश पड़ा था और हूर ड्रेस चेंज करने गई थी जब वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। फितना सोचकर मुस्कुराते इसने पलटकर दरवाजा बंद किया और कोट को एक तरफ रखते हुए वो चलता हुआ बेड के पास आया जहां फितना इस अनजान चेहरे को अपने रूम में घुसते और इतना दीदा दिलेरी पर खुद को तकते पाकर चौंका था। वहीं आलम ने इस नमूने को देख रहा था। तुमने आंखें बाल मेरे जैसे क्यों लिए हैं? वो स्पॉट लहजे में बोलता इससे उलट पुलट करके देख रहा था और वो छोटा बच्चा सदमे में था कि वो कह क्या रहा है। मेंटल आदमी, अभी तक तो किसी ने इसके ऐसे चेकअप नहीं किया था। ये कौन सी मखलूक थी जो इसे उलट पुलट करके आगे पीछे ऊपर नीचे से देख रही थी? बताया नहीं या गूंगे हो? वो घूरता हुआ बोला। इसके मुंह खोलकर वो इसकी जुबान देखने लगा और वो बच्चा हैरत से गोताजन था। दिल कर रहा था कह दे तेरे बाप की आंखें नहीं ली, अपने मरहूम बाप की ली हैं। पर वही एक मसला था, इसे इतनी बड़ी सोचे तो आती थी पर बोलना नहीं। सुनना आता है? आलम इसके कान अंदर देखता हुआ बोला और इसकी आंखों में गुस्सा देखकर सर हिला गया। इसे जानते हो? वो इसके सामने बैठता हुआ गन निकाल कर दिखाने लगा जिसे वो 4 माह का नहीं 10 साल का हो। और वो फितना सोच रहा था कि जरूर किसी पागल खाने से भाग कर आया होगा। चलाना जानते हो? वो संजीदा पूछ रहा था। इस बच्चे की आंखें फैल गई, दाएं बाएं सर घुमाकर किसी को देखने लगा कि कोई इस मेंटल आदमी को समझा दे, वो भी 4 माह का है। ओ भाई थोड़ा वक्त दे दे, तुझे सब समझा दूंगा। वो दिल में बोलता बेबसी की इंतहा को छू रहा था। अब फिर क्या पूछेगा? इसे पकड़ो। आलम ने तमस्खरे से मुस्कुराते हुए इसके छोटे नाजुक रुई से नरम हाथों में अपने हाथों से गन पकड़ाई और दूसरी तरफ इसका फितना कभी इसे देखता तो कभी अपने हाथ में इस गन को। काश चलाना आती तो पहले इसी के भेजे में ठोकता। इसे बड़ी बड़ी बुरी आंखों में गुस्से घुमाई। आखिर इसका हमशक्ल आदमी इसके रूम में आकर जताना क्या चाहता था? इससे डर था इसकी मां ना इसके सामने आ जाए। वो तो बच्ची मासूम थी और इसकी गैरत पर कहाँ गवारा था इस मेंटल आदमी के सामने इसकी मां है। ऐसा ना हो फिर इस मासूम के हाथ में भी गन थमा दे, फिर वो इस दुनिया से रुखसत करवाने में वक्फा नहीं लेता। क्या सोच रहे हो? आलम इसे सोच में देखकर बोला। वो छोटा सा बच्चा बड़ी बेजारियत से इसे देख रहा था। तुम्हें काफी एटीट्यूड है, कद देखकर जरूर शर्म आती होगी। क्यों? वो इसका दिल चलाने लगा था क्योंकि 4 माह कम नहीं थे। वो इसकी एन के इतने करीब रहा था, बदला तो लेना था ना इसे। गन साइड टेबल पर रखकर वो पूरा इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम अभी बोल नहीं सकते ना? वो हंसा। इस पर छोटे फितने का मुंह सुर्ख पड़ गया। वो पता नहीं किस तरह सबसे खामोश पड़ा था, वरना दिल कर रहा था ऐसी चीखें मारे कि इसका दावर नमूने के कान के पर्दे फाड़ दे।
मैं जब छोटा होता था तो बोलता था, इसने फख्र से बताया। इसकी फीलिंग्स अजीब थी। सामने बेड पर खामोशी से ऐसे देखता छोटा सा बच्चा इसका है था। ऐसी कौन सी फीलिंग जाहिर करनी चाहिए इसे समझ नहीं आ रहा था। अल्लाह ने जितना इसे आजमाया था इससे बढ़कर दिया था। इसकी शहजादी सही सलामत इसके सामने थी, इसका बच्चा इसके सामने था। इसकी बेटी ने वो सब कर दिखाया था जिसकी इससे शहजादी की जिंदगी में आने की बाद उम्मीद थी। वो जब जब इसे देखता था इसे खुद के लिए खास एहसास नजर आते थे, अपनी बीवी के लिए कई मोहब्बत भरे एहसास नजर आते। इसकी सुनहरी आंखों में वो इन एहसास पर सईद आलम को आज फख्र महसूस हो रहा था। आलम के इतने बड़े झूठ पर फितने की बुरी चमकती बड़ी सी आंखें फैल गई। तुमने मुझसे जो चुराया है वो मैं माफ कर रहा हूँ। तुम्हें खैर मनाओ अपनी। तुमने अपनी माँ से कुछ नहीं चुराया, वरना अंजाम अच्छा नहीं होता तुम्हारा। मैं अपनी शहजादी का एक बाल भी किसी की तरफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें मालूम है, जब मैं इसके बालों में ब्रश करता था तो इसके गिरते बाल अपनी जेब में रखकर आखिर में संभाल कर खजाने की तरह रखता हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं लगा सकते वो क्या है मेरे लिए। शहजादी फकत मुझे इसके सामने लफ्ज कमतर लगता है। जब वो मेरे सामने आती है तो दिल करता है अपना सीना चीर कर इसे अंदर छुपा दूं, इसे बाहों में समेट कर कहीं दूर ले जाऊं जहां हम दोनों के अलावा कोई जीरो रूह ना हो। ये सब बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें मालूम होना चाहिए वो मेरे लिए क्या है। यहाँ सब जानते हैं शहजादी सईद आलम के लिए क्या है, इसकी अहमियत क्या है। इसीलिए तुम पहले ही इससे दूर रहना ताकि कल कला हमारे बीच बदमज़गी ना हो। मेरे पास चाहे बहुत करीब आना, मैं मोहब्बत दूंगा तुम्हें शहजादे, पर अपनी मामा से दूर रहना। याद से 5 फुट वो सरगोशी में से समझा रहा था और छोटा सा बच्चा जब्त की बुलंदियों को छूते पड़ा था। ये होता कौन है मुझसे ऐसे बात करने वाला? मुझसे साथ बात करने से पहले मेरा बाप मर गया और ये बंदा इतनी जुर्रत से मेरे सामने बैठा था, बल्कि झूठ पर झूठ फेंक रहा था। इसे बता देना चाहिए ताकि इस मेंटल आदमी को खुशफहमी दूर हो। मैं मिक्सचर हूँ अपने मरहूम बाप और मासूम माँ का। इसने हाथ पांव मारकर इसे मतवज्जा करना चाहा, पर इसके मतवज्जा करने के अंदाज पर सईद अहमद कहका लगा उठा। छोटा सा बच्चा समझ गया था कि इसके ना बोलने पाने पर हंस रहा है, क्यों ना इसे फोत कर दें। वो खफत ज्यादा हुआ था, पर इस अपनी शर्मिंदगी जल्दी छुपाए आलम की बुरी आंखों में अपनी आंखें गाड़े हुए मध्यम सा मुस्कुराया। सईद आलम ने इसे मतवज्जा करने पर आबरू चुकाया और इसकी मुस्कुराती आंखें देखता जब गालों पर आया पहले चौंका, तन इसकी बुरी आंखों में गुस्से की सुर्खी फैल गई। ये तो वही डिंपल है जिसकी बीवी इसकी शहजादी के गाल पर होते थे। अब इस फितने के पास किस मकसद से आए हो, सच बताओ। वो इसके छोटे से मुंह को उंगलियों में थाम कर आबरू चुकाए गुस्से से बोला। इस बच्चे की आंखें फैल गई। भला वो किस मकसद से आ सकता था? इसका दिल किया कि इससे पूछे तुम किस मकसद से आए हो, पर इससे नहीं पूछना। क्या पता बच्चा डर जाता। तो मैं बता रहा हूँ, मेरे सामने हंसने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे मैं सर्जरी करवा कर आया हूँ, मुंह की तुम्हारी भी करवा दूंगा। इसे जलन हो रही थी, वो जल रहा था दहकती आग में। इसे सच में बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था इसकी शहजादी के नैन नकुश चुराए। हाँ, बेटी होती तो जी बिस्मिल्लाह करता, पर ये फितना बाप से वैसे ही जलता नजर आ रहा था। ऊपर से इसकी एन के डिंपल चुराकर पता नहीं क्या साबित करना चाहता था इस पर कि इसकी एन के डिंपल इस फितने के पास थे। ये कैसे बर्दाश्त करे ये सब कुछ? इसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो तिरछी नजरों से देख रहा था जो छोटा सा नासमझ मासूम बच्चा होकर इसकी वार्निंग को भाड़ में भेजता मुस्कुराकर इसे जला रहा था। मुझे मालूम है तुम्हारे इरादे नेक नहीं। इसने इसे उठाया और करीब से इसकी बुरी आंखों में देखा। फितने के चेहरे पर गुस्से से सुर्खी फैल गई। इस अनजान की हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? इसे कोई निकालता क्यों नहीं है? कहाँ गई वो दोनों मनहूसियात जो इसे चिमटी हुई थी? ये है कौन? वो मुख्तलिफ सवालात की सोचों में उलझा हुआ था। बड़े परेशान लग रहे हो मेरे शहजादा, खैरियत? वो हंसा इस पर। बहुत प्यारा लग रहा था इसे अपना शहजादा। मेरे बेटे, तुम्हें मैं जब माँ के पेट में आए थे ना, तभी पहचान गया था कि तुम फितने हो एक। तुम्हें मालूम है मेरे शहजादे, मैं हजारों की तादाद में खून कर चुका हूँ। कोई और नहीं, तुम्हारा बाप हूँ, सईद आलम। इसने सुनाते हुए इसे सन्नाटों के सदमे में छोड़कर इसके दोनों फूली गाल चूमे और एक खूबसूरत अनोखा सा एहसास इसके वजूद में उतर गया। बेस्ट, अब बाप बन गया। वो सोचकर हंस पड़ा और अजीब मखलूक को देखते अनोखे अनमोल एहसास के साथ इसकी पेशानी पर बोसे देता इसकी दोनों गालें बारी बारी चूमने लगा। और वह छोटा सा बच्चा इसकी चुभन भूरी शेर से कसमसाने लगा। तुम्हारी भलाई के लिए एक बात बताऊं मेरे शहजादे, कि जब देखना हम दोनों शोहर बीवी को साथ हों तो मुंह फेर कर लेट जाना, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। नहीं तो मैं अपनी शहजादी को पाकर दुनिया भूल जाता हूँ। फिर तुम तो इसके में रहने वाले एक छोटे से फितने हो। वो इसकी गर्दन में बोसा देता एक हाथ में पकड़े और इसके छोटे से हाथ चूम रहा था। मेरा बाप मरा नहीं था?
اس نے इसकी बुरी आंखों में देखते सोचा, नहीं, इसके पास क्या सबूत है ये मेरा बाप है। वो इसके बोसे से इरिटेट होता, फिर से कसमसाकर चेहरे पर नापसंदगी दिखाने लगा कि इसका छूने से बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरी बात कान खोलकर सुनो शहजादे, अपनी माँ से दूर रहना। वो मासूम है, इसका मतलब ये नहीं तुम इसकी मासूमियत का फायदा उठाओ, समझ रहे हो ना? हाँ, दूर रहना इससे, थोड़ा सा फासला रखना ताकि तुम सुकून वाली जिंदगी गुजार सको। वो इसे सामने उठाए इसकी फैली शौक आंखों में देखता हुआ बोल रहा था, बल्कि काफी संजीदगी से बोल समझा रहा था। वो मतलब सरगोशियां कर रहा था। दफातन बाथरूम के दरवाजे पर खटका हुआ। आलम ने फौरन गर्दन घुमाई। वहां से नमदार होते वजूद को देखते कई लम्हात मोहब्बत साई से देखता रहा, जो अब पहले से कई ज्यादा हसीन लग रही थी। ब्लैक हाफ स्लीव्स नाइटी, बिखरे स्याह बाल जिन्हें वो जुड़े की शक्ल देने की कोशिश में चिड़चिड़ी सी हो रही थी, और इसे चिड़चिड़ा देखते आलिम का दिल शिद्दत से धड़का था। इसका दिल किया भागकर जाए और बहुत मोहब्बत से इसके सारे बाल समेट कर इसे इस चिड़चिड़ाहट की कैद से आजाद करवाते, इसे मोम से सरापे को खुद में समो ले, और इसकी आंखों में नूर देखने की बेकरारी इसके वजूद में बेचैनियां बढ़ाने लगी, और वो सरापा आतिश बनी इसकी साल भर की तड़प में मजीद तड़प पैदा करने लगी। इसके सरापा खदोखाल हसीन नकूश को शिद्दत जुनूनी अंदाज में छूने की प्यासी वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। जब वो उलझी सी नाइटी की डोरियां बांधती दरवाजे की तरफ बढ़ी, पर वहां पहले लगा लॉक हाथों से महसूस करती उलझ गई। इसने तो लॉक नहीं लगाया था, लगता है भूलने की फिर से आप बीमारी आ गई है। वो सर पर हाथ मारती खिड़की के पास आई, पर्दे बराबर किए और बालकनी में आ गई। ऐसा क्यों लग रहा है? आप बहुत पास हैं। पहले जो दूरी, बेचैनी, अजियत, कमी महसूस होती थी, आज वो मेरे वजूद में कहीं भी नहीं है। मेरा वजूद, मेरा दिमाग, मेरा दिल पुरसुकून सांसें क्यों ले रहा है? आलम ग्रिल पर हाथ टिकाए वो गहरे सांस लेती से अंधेरे में खड़ी इसके एहसासात से हम कलाम थी। क्या आपको मेरी अमचल निम की याद नहीं आती होगी? क्या आपको मैं भूल गई? आलम, आप क्यों भूल गए मुझे? अब कितनी सरगोशियां की थी मेरी समातों में। मेरा हर पल खुशबू बनाएंगे, मेरा हर कदम पे फूल निछावर करेंगे, मेरी जिद को पूरा करते मुझे बिल्कुल एक बिगड़ी जिद्दी शहजादी बना देंगे, मुझे नखरेली बनाएंगे। कहाँ गए आपके वो सारे वादे, मोहब्बतें, शिद्दतें? आपने कहा था बेबी के आने के बाद आप मुझे अपनी संगत में दुनिया का उजाला दिखाएंगे। मुझे उजाला तो मिल गया आलम, पर तरीकी ने मुझे कैद कर लिया। वो मुझे नहीं छोड़ती, मुझे आजाद नहीं करती। मुझे इससे सिर्फ आप बचा सकते हैं आलम, मुझे हर अजियत तकलीफ से सिर्फ आप बचा सकते हैं, बाकी कोई नहीं। मुझे अंधेरे निकल रहे हैं, मुझे वैरानियां नोच रही हैं, मेरे पोर पोर पर चुपती हैं, मुझे किसी दरिंदे की तरह नोच रही हैं आलम। मुझसे जीना नहीं होता, मैं नहीं जी पा रही आपके बिना। मैंने ये 1 साल सिसकते गुजारा है, मेरा खुदा गवाह है। मेरी सिसकियों आहों का मिसी को वहीं ले जाए, बेबी को मुझे आजाद कर दे इन सांसों से, वरना मैं पागल हो जाऊंगी आपके लिए आलम। कोई अपनी शहजादी को इतना तड़पाता है आलम जितनी आप अजियत दे रही है? मेरा आलम किस हाल में है मुझे कोई नहीं बताता। मैं दीवानों की तरह पूछती हूँ आपका, ये सब मुझे इंजेक्शन लगाकर खामोश करवा देते हैं। अब तो मुझे पर ये सुइयां भी असर नहीं करती। आकर देख ले अपनी शहजादी को, वो पोर पोर जख्मी है। जितनी तकलीफ इन दरिंदों के काटने से नहीं हुई आलम, इतनी आपकी इस दहशत तन्हाई से हुई होती है। वो दोनों हाथ ग्रिल पर रखे ठंडी ठंडी हवाओं के सुपुर्द खुद को किए सिसक कर सरगोशियां कर रही थी, जबकि इससे अपने हिसार में लेती वो मखसूस कलोन की खुशबू से पागल बना रही थी। इसकी वहशतों में धुल रही थी कि इसके एहसास इतना पास है तो वो क्यों नहीं पास। इसकी आवाज आती है, इसकी कमी महसूस नहीं हो रही। अब इसका एहसास पूरी तरह इसके हवासों पर छाया हुआ था, फिर भी वो कहीं नहीं है। ये कैसी अजियत थी, कैसा इम्तिहान था? क्या वो इसे पागल करना चाहता था? इसकी सरगोशी आलम को अपने दिल में सुनाई दे रही थी, जबकि इसे रोते देखकर इसकी हालत गैर होते देख इसका चेहरा लहू रंग हो रहा था। पूरी आंखें जब से लहू हो रही थी, जैसे अभी इनसे खून टपक पड़ेगा। वो अपने हाथों में मौजूद अपने बेटे को देखता मुस्कुराकर इसके सीने से लगा उठा। देख रहे हो अपनी शहजादी मम्मा की हालत? वो इसे झूले में लेटाता हुआ बोला। जहां आलम की आंखों में नमी आई थी, वहीं इसके छोटे से बच्चे का लब फूल गया रोने के लिए, जिसे देखते आलम ने इसे उठाते फिर से मोहब्बत भरे बोसे दिए। तुम्हें अभी बहुत प्यार देता मेरे शहजादे, पर मेरी शहजादी रो रही है और इसे मैं रोते हुए नहीं देख सकता। इसने कहते बालकनी में खड़ी अपनी शहजादी की तरफ देखा। इसीलिए रोना नहीं, अच्छे बेटे की तरह खामोशी से सो जाना, ताकि मैं तुम्हारी मामा की इस अजियत से निकालकर मोहब्बत का जायका चखाऊं। वो इसके कान में सरगोशी करता, इसके गाल पर फिर से चूमकर एक बार सीने से लगाए, एक गहरा सांस भरते दिल ही दिल में रहमान का शुक्रिया अदा किया कि इसे बेबी कॉट में डालते ऊपर से खिलौने कार्ट से हटाकर वहां गन से बुलेट निकालकर खाली गन को अपने रुमाल से बांध दिया।
जिसे वो छोटा सा फितना आंखें फैलाए देख रहा था। इसे इतने दिन में इस आदमी को यूं अचानक पहली बार देखा था, जिसने आते ही मासूम 4 माह के बच्चे का सर घुमा दिया था। और वो इससे बोलना चाहता था, बाकी सब गए भाड़ में, मुझे सिर्फ ये सबूत दे, तुम मेरे बाप हो। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा बाप जिंदा है, वो भी और कोई नहीं, ये मेंटल आदमी। वो दिल ही दिल में सोचता खामोश था, क्योंकि इसकी माँ रोज की तरह आज फिर वहां से उदास खड़ी थी। आलम इसे देखते इसकी रुई से गाल पर उंगली फेरते मुस्कुराया। वहां से कोट का रुख घुमाकर इसने दूसरी तरफ कर लिया। फितने का दिमाग गुस्से से घूम गया, और वो इसकी मामा के साथ क्या करने वाला है? ये है कौन? इसे कोई निकाले। इसका दिल घूमता भड़कता दिमाग कर रहा था इस अनजान को उठाकर बाहर फेंक गए, पर वही बेबसी, वही रोना था। आलम इसे वहीं बेबस छोड़कर बेड पर बैठा और पांव से शूज उतारकर अपनी वॉच टाई निकालकर साइड टेबल पर रख दी। खुद चलकर इसके पास बिल्कुल करीब होकर खड़ा हो गया। इसकी सुराहीदार गर्दन पर इसकी दहकती सांसें हुरुलैन को महसूस होने लगी। मैं आ गया हूँ मेरी शहजादी। रील के पास रखे इसके हाथों के ऊपर अपने हाथ रखते इसके गर्दन पर अपनी नाक को रगड़ा। और अचानक से इसके एहसास को या ख्वाब को महसूस करती लबों के को दांतों तले ग्रिल को मजबूती से पकड़कर सांसें रोक गई। मैं तुम्हें बहुत मिस किया है, तुम्हारी एक एक अदा को, तुम्हारे नाजुक पाँव के नाखूनों से सर के बालों तक को मैंने बहुत मिस किया है। मैंने इतना मिस किया है तुम्हें कि मैं जब खामोश तरीकी में था, मुझे ऐसा लगा तुम मेरे आगोश में हो, तुम मेरे पास हो, बिल्कुल करीब, इतनी करीब जितना मैं इस वक्त तुम्हारी सांसों के हूँ। इसने जब अपना चेहरा इसके बालों में सहलाया, इसके रेशमी बाल बिखर कर इसकी पीठ पर फैल गए, और इस फरेब की सितमगिरी पर वो सुन खामोश सिसकियां दबाई खड़ी थी। आलम इसे बेयकीन फरेब के जाल में देखकर परेशान हो गया। इसकी ऐन को यकीन नहीं हो रहा था कि इसका आलम आ गया है। वो एक बुरा ख्वाब था, गुजर गया, अब आलम ऐन भी से एक है। पर वो क्यों नहीं यकीन कर रही थी? खामोश क्यों? मेरा बच्चा, इसने एक मोहब्बत भरी सरगोशी इसके कान में की, जिससे हुरुलैन की सिसकी निकली। धोखा है सब, आपकी ये सरगोशी, आपका ये लम्ब सब फरेब है। मुझे मालूम है मैं आपको नहीं पसंद, इसीलिए आप नहीं आ रहे। आप जाने कहाँ गुम हो गए, मुझे भूल गए हैं, और मैं बेबसी एक अंधी औरत रोने पीटने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। आलम इसकी भारी भीगी सरगोशी सुनकर तकलीफ से आंखें मीच गया। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा आलम तुम्हें छोड़ जा सकता है मेरा बच्चा? वो अपने हाथों में इसके हाथ लेकर ग्रिल से हटाए इसकी नाजुक सी कमर के गिर्द लपेट गया। आहिस्ता से खींचकर मजीद करीब करते इसके बालों में गहरा सांस भरने लगा। हुरुलैन फूट फूट कर रोती फटफड़ाने लगी। छोड़ो प्लीज, मुझे नहीं रहना इनके साथ, मैं नहीं रहना चाहती इनके साथ, मुझे आजाद कर दें इस दुनिया से। सबको तो करते हैं, मुझे भी कर दें, मेरी ये जिद्दों से छुटकारा दें। हर कोई आकर मुझे तोड़ जाता है, सब चले गए, कोई नहीं बचा मेरे पास। देख ले कितनी अकेली हूं मैं। सब कुछ तो आप थे मेरे लिए, हर रिश्ते का एहसास तो आपने पूरा किया, फिर अचानक चले गए। क्यों? दुनिया तो तोड़ती है, आप कब से अपनी शहजादी को तोड़ने लगे? मुझे आपसे ये उम्मीद कभी नहीं थी आलम। आपको मैंने पहले दिन कहा था मुझे जाने दे, मैं नहीं रहना चाहती आपके साथ, पर फिर भी आपने मुझे अपना आदी बना दिया। नशा हो गया है मुझे आपका, आपके लम्स, आपके एहसास, आपकी बातों का, आपकी सांसों का, आपकी मोहब्बत, आपकी अपनायत, आपकी पुकार का। सरगोशी में बड़बड़ाती हुई रो रही थी, और आलम वो अपने हवासों में नहीं लग रही थी। इसकी शहजादी इतनी मायूस हो गई थी कि वो जब वो लौट आया तो इसे यकीन ही नहीं आ रहा था। इससे बड़ी मौत क्या हो सकती थी सहीर आलम के लिए? कैसे यकीन इसे दिलाए कि वो हकीकत है? इसका आलम इसे कभी नहीं छोड़ सकता। ऐन आलम, इसके दोनों हाथों को पकड़कर वो इसके लबों पर उंगली रखे इसे सरगोशी करने लगा। मैं करता हूँ ना मेरे बच्चा, फिर से तुम्हारी तुम्हें सरगोशियां। मैं हाजिर हूँ अपनी जान के साथ तुम्हारे दरबार में शहजादी। रोते नहीं, अच्छे बच्चे नहीं रोते, खामोश। गुजर गए हमारी तकलीफ के दिन, खत्म कर दिए मैंने वो वजह जिससे तुम्हें खौफ आता था, मिटा दी मैंने वो दरिंदे जिनकी वजह से तुम रात को तड़पती थी मेरी बाहों में। अब सिर्फ सुबह का उजाला है और अंधेरा दूर तक नहीं। मैंने फूल बिछाए हैं तुम्हारी राहों में, सारे कांटे समेट लिए, और इन्हें समेटते कुछ हाथ जख्मी हो गए थे, बस और कुछ नहीं। मुझे याद है तुम्हारी अमचल निमकी मेरा बच्चा, सिर्फ सलाम कर दो, मैं तुम्हारे सलाम के लिए तड़पा हूँ बहुत। वो झटके से इसका रुख अपनी तरफ करता है, इसके गाल पर अपनी नाक रखते मध्यम आवाज में कहता अपनी सांसें से इसे झुलसाने लगा था। झूठ, बुरी तरह कांपते हुए लहजे में इसने कहा था। मैं अपनी शहजादी से झूठ बोलूंगा? वो इसने अब बालों में उंगलियां फंसाकर इसके बाल सहलाने लगा। वैसे हुरुलैन के हवास इसका साथ छोड़ने लगे थे। हकीकत ये थी कि वो दिमागी तौर पर काफी कमजोर हो गई थी, और आलम ये सब जानकर काफी हर्ट हुआ था। वो इसे बहलाना चाहता था, इसे समेटना चाहता था आहिस्ता आहिस्ता, पर वो यकीन करे तब ना। हाँ,
अभी से कुछ झूठ, मेरा आलम नहीं तो सारी दुनिया झूठी है, कुछ नहीं सच, कुछ भी नहीं। वो सिसकी, वो इसके सीने पर अपनी नाक रगड़ने लगी। यकायक आलम का दिल जोर से धड़का। इसकी धड़कन काफी तेज हुई थी और खामोशी से इस पर सर्टी कहानी सुनने लगी। एन आलम ने मुस्कुराते देखा, पर वो होश में कहाँ थी, जिसे मदहोश पागल सी हो गई थी इसकी धड़कन। साल बाद सुनते इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जगड़े हुए खामोश सन्नाटे में खड़ी धक धक करती दिल धड़कन सुन रही थी। आलम ने खामोशी से अपनी गाल इसके सर पर टिका दी और बाहों का सार इसके गिर डाले हुए से खुद में समेट लिया। आई वॉन्ट टू स्पेंड एवरी सेकेंड माई लाइफ विद यू, मुझे सारा भिगो दिया है। आलम के आसपास से आवाज आई और वह मुस्कुरा दिया। वह झुककर इसके कान में सरगोशी करने लगा। हूर ने काफी गहरा सांस खींचा इसके एहसास में, जिसे देखते आलम ने आहिस्ता से इसका चेहरा ठोड़ी पर पकड़कर उंगलियों पर रखा और ऊंचा करते अपनी और इसकी नाक से मिलाते इसकी सांसों से अपनी दहकती सांसें उलझाए इसे घुमाकर खुद इससे पीठ ग्रिल पर टिका दी। हुरुलैन भीजे गहरे सांस लेती इसके पांव पर अपने पांव रखकर खड़ी हो गई। यहाँ तो बारिश नहीं, वो हलक तर करती मिनमिना कर बोली। आलम ने आंखें खोलकर इसके चेहरे को देखा। वो अभी भी बारिश को यही समझती थी, आ जाएगी। इसका गाल उंगलियों पर सहलाते इसने सरगोशी की। हुरुलैन की रीढ़ की हड्डी में सरसराहट दौड़ गई और वो फटफड़ाकर दूर होने के लिए मछली पर आलम का बाजू इसके कमर में गिर लिपटा हुआ था, जिससे इसे दूर होने से बाज रख गया। नहीं, मुझे तकलीफ देती है। आई वॉन्ट टू स्पेंड एवरीथिंग सेकेंड माई लाइफ विद यू। वो मचलते अजियत में डूबी रोने लगी, जैसे कि बहते आंसू आलम के दहकते लब बारी बारी समेट रहे थे। अब नहीं देगी, मैं आ गया हूं ना। इसकी बढ़ती सिसकियों पर आलम ने खामोशी से इसके लबों पर अपने लब रखते इसे खामोश करवा दिया। हुरुलैन ने अजियत से इसकी गर्दन पर अपने नाखून चबो दिए, जिस पर आलम मुस्कुरा दिया। यही है ना? इसने साथ खड़े अरमान से पूछा। जी सर, यही है आपकी मंजिल, वो शरारतन बोला। टाई की नोट ठीक करते बुरहान हंसा। कैसा लग रहा हूँ? इसने अरमान की तरफ रुख करते पूछा। वो सटपटा गया। सर, अब मैं आपको किस नजर से देखूं? इसके जवाब के मंजर बुरहान जो जवाब सुनकर हैरान रह गया। है क्या मतलब? इज्जत से देख भाई, वो घूर कर बोला। अरमान का कहकर गूंज उठा। इज्जत से ही देखते हैं सर आपको। मैं पूछ रहा था मैडम की नजर से देखूं या अवाम की? वो हंसता हुआ बोला। तुम रहने दो, अगर इसकी नजर से देखोगे तो दूसरे सेकंड यहाँ मुझे अपनी कब्र बनानी पड़ेगी। इसे सख्त गोली डालते बदमजा होकर कहा। आगे बढ़ते हुए फ्लैट का दरवाजा खोलना चाहा। वेट अ सेकंड, अचानक से इनके पीछे से आवाज आई। बुरहान अरमान ने चौंक कर देखा जहां हथियार लेस गार्ड खड़े थे। कौन है दोनों? गार्ड ने घूरते इन्हें सर से पांव तक देखते पूछा। वो ग्रे कलर के 3 पीस सूट में नक्सक से तैयार अपने स्याह घने बालों को गाड़ी में ही दोबारा से सेट करते हुए आया था। चौड़ी मजबूत कलाई में महंगी वॉच पहनी हुई थी। इसे सरापा मुतासर किन था कि लड़कियां ठटक कर इसे देखती मुड़ मुड़ कर देखने पर मजबूर थी। यहाँ गाड़ी पार्क करते हैं। जब वो फ्लैट के तरफ आ रहे थे तभी कितने बेबाकी से इसे देखा था। बुरहान को अजीब लग रहा था। वो अपने शोहर को यहाँ बुलवा कर क्यों बच्चे को बदनाम करवाना चाहती थी? पहले भी इसराइल के वहां महल में इससे काफी चिमट चिपक गई थी, जिन्हें वो मारकर दूर हुआ था। इसे अपनी इज्जत महफूज रखते इनका सर काटना ही था खामोशी से, और अब यहाँ सबका तकना इसे कोफ्त में मुब्तला कर रहा था। ऊपर से वो गुंडी चुड़ैल इस कदर खतरनाक थी कि सोच सोच कर जाना पड़ रहा था एक शोहर को अपनी बीवी के पास। कोई मेरा जैसा बदनसीब इंसान होगा जिसका दिल जबरदस्ती इस गुंडी ने छीना है। वो बेबसी से जबरदस्ती की मौत मार रहा था। इंसान, अरमान ने काफी फख्र से जवाब दिया। बुरहान ने घूरा। वो बौखला गया। तो क्या तुम्हें शक है खुद पर? इसने दांत पीस से पूछा। नहीं सर, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन्हें शक ना हो, हम डाका डालने वाले हैं। इसे समझ ना आया क्या वो जवाब दे अपने सर को, इसलिए बुखलाकर जब बोला। बात सेम है अरमान, इसने चुपते लहजे में कहा। अरमान शर्मिंदगी से सर झुका गया। सर, फिर आप ही जवाब दें। इसके कहने पर बुरहान ने अब्रुझ कहा। मैं देने वाला था, तुम्हें शौक चढ़ा था खैर मखलूक बनने का। सर, जब से आपसे मैडम दूर हुई हैं तब से आप हम पर तंज करते चिढ़ते हैं। इसे मनमनाते शिकायत की। पुराने खून खार घुरी डाली। वो नजरें फेर कर गर्दन अकड़ाए अलर्ट हो गया था। तुम्हारी मैडम को तो मैं आज सीधा करता हूँ, इसने जताया। अरमान को हंसी आ गई। जी सर, इसीलिए करोला फॉर्म लाए हैं। इसे सरगोशी में मुस्कुराहट जब्त करते कहा। बुरहान का पारा चढ़ गया, पर वो काफी जब्त से इस जहर को पी गया। मैं SSP बुरहान इल्वी और ये इंस्पेक्टर अरमान। इसने अपना तारुफ करवाया जिसके इन पर खाक असर हुआ था। यहाँ क्या कर रहे हो? ये सर का घर है, यहाँ इसकी फैमिली स्टे कर रही है, उन्होंने घूरते हुए कहा। काम से आए हैं, इसने डबल घुरी डालते कहा और दरवाजा खोलना चाहा कि दोनों गार्ड दरवाजे के सामने अपने फैले तवाना जिस्म के साथ खड़े हो गए। किस रिश्ते से यहाँ आए हो? किस मकसद से आए हैं आप सब?
एसएसपी हजार हैं, सर के दुश्मन, हम कैसे इसको घुसने दे सकते हैं? इनके अल्फाज पर इसको ताव आया, पर वो जानता था ये किसका हुक्म बोल रहे हैं। मुस्कान का शौहर हूँ, इससे मिलने आया हूँ, वो चबाकर बोला। शायद दुनिया में पहला मर्द था जो अपनी बीवी से चोरी छुपे मिलने के लिए अपनी बीवी का तारुफ साथ लगाकर अंदर घुसने जा रहा था। कौन मुस्कान? सीधा तारुफ करवाएं, क्या लगते हैं इनके, और यहाँ क्यों आए हैं? मुस्कान कौन है? उन्होंने गुस्से से बोला। बुरहान पे ताप खाता रह गया। इनकी दुनिया में क्या सिर्फ जबरदस्ती चलती है? वो अरमान को घूर कर बोला। सर मुझे क्या पता, मैं तो शरीफ बंदा हूँ। वो मिनमिनाकर फिर से गर्दन सीधी करता अलर्ट हो गया। बुरहान हैरान हुआ। तो इसका मतलब क्या था कि वो बदमाश है? तो मैं बाद में आकर पूछूंगा, इसने दांत पीसते कहा और इन गुंडों की तरफ किया। मैं एसएसपी बुरहान हिलवी, मिसी द लेडी बॉस का स्वामी हूँ और आज साल बाद स्वयं तशरीफ लेकर आया हूँ इससे मिलने, बल्कि ब्रेस्ट के चमचों आदमियों के हुक्म पर, मतलब इस बिगड़ी औरत को यहाँ से ले जाने ताकि अब घर में सुकून आ जाए और मैं अपनी जिंदगी ठीक से बर्बाद कर सकूं, क्योंकि सुकून मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसने जलकर कहा कि आंखें फैलाकर सुनता अरमान आखिर में कहका लगा उठा। वाह सर, क्या तारीफ करवाया है, मैं तो आपका फैन। शट अप, वो गुस्से से बोला। अरमान अलर्ट होकर मुस्कुराहट फिर से जब्त कर गया। यस सर। डैम फूल, एक बार वापस आने दो, वो कहकर इन आदमियों की सिमत मुतवज्जह हुआ जो सर मुअद्दब से अब वहां से जा चुके थे, जैसे इनके मुंह से इकरार यही सुनने आए थे। वो मिसी द लेडी बॉस का स्वामी है, मतलब वो इसके मुंह से इकरार सुनना चाहते थे। इसे मिसी को इसके प्रोफेशन के साथ कबूल किया है या नहीं? चले सर, मैं आपका यही इंतजार करता हूँ। अरमान क्लोरोफॉर्म और रुमाल इनके हवाले करता है। इसे हैरान छोड़कर साइड हो गया था। पर तुम तो साथ चलने वाले थे ना, साथ प्लान बनाया था, इसने याद दिलाया। जी सर, प्लान तो साथ बनाया था, पर सर अंदर नहीं आ सकता, अभी साल हुआ है शादी को, बीवी उम्मीद से है, इसे बेवा नहीं कर सकता, ना ही अपने बच्चे को यतीम। आप जाएं, मुझे आपकी काबिलियत पर पूरे यकीन है, जिंदा लौट आएंगे, देखना। वो कहता आगे बढ़कर इसके चौड़े कंधे पर हाथ रखता हौसला देते पीछे हो गया। बुरहान ने काफी जलकर इसे देखा था और इसका दिल के इस मीसने आदमी की मुस्कुराहट नौसले, जरूर इसका मजाक उड़ा रहा है, तुमसे तो आकर पूछता हूँ, इसने चबाकर कहा। दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। यस सर, मैं इंतजार करूंगा। इसने इंतजार को काफी लंबा खींचा और मध्यम कहका लगा उठा, जबकि बुरहान इस छोटे से मगर खूबसूरत फ्लैट के लाउंज में खड़ा परेशान था। वो भला किस तरफ चिल्ला कर रही है? दफातन वो चौंका जब बाएं तरफ से खटपट की आवाजें आई। शायद किचन है, पर इस वक्त वहां कौन होगा? वो उलझा कदम किचन की तरफ बढ़ाए, पर इससे पहले क्लोरोफॉर्म और रुमाल जेब में छुपाए वो बल्कि खुद को भी सेट करने लगा। रिलैक्स, सिर्फ चंद जूते पड़ेंगे, 7 लाते हैं या 5 मौके, बाकी सब ओके है। वो अपनी धक धक करती धड़कनों पर काबू रखे इन्हें समझाने लगा था। नवंबर के खूबसूरत दिन पर ढलती दोपहर सुनहरी शाम के वक्त था। सब्ज घास पर नंगे पांव वो शानों पर नीले रंग का दुपट्टा फैलाए गुनगुनाती लबों पर शर्मगीन मुस्कुराहट सजाए फूलों को देख रही थी। कल दोनों ने इतने माह बाद मिलकर लॉन की सजावट की थी और इस वक्त चारों को और इस सुर्ख गुलाबी रंगीन गुलाबों से सजा हुआ था, तो आसपास छोटे छोटे दूसरे खूबसूरत पौधे लगे थे। माहौल में ठंडक के साथ हल्की सी खनक थी। हवा लहरों की सूरत इसकी पीठ पर फैले स्याह घने बालों से छेड़छाड़ करती कानों में खूबसूरत सरगोशियां कर रही थी। वो ब्लैक रिंग के ट्राउजर पर शॉर्ट नीला कुर्ता पहने, हाफ स्लीवलेस में खुले स्याह बाल, लबों पर गहरी सुर्ख दांत की फरमाइश पर लिपस्टिक लगाकर खड़ी थी। इसका सराबा मोहब्बत कर देने वाला था। वो सिर्फ लिपस्टिक लगाए खुद से ही झलक कर रही थी। हालांकि ऐसे कई लम्हात आए थे जबकि वो इसके सामने कहीं जाने के लिए फुल तैयार होकर आई थी, पर अब जाने क्या था कि सिर्फ लिपस्टिक लगाए ही इसे तस्वुर करती धड़कने उतर बदल थी, तो दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को तैयार। वो बेचारगी से अपनी गुलाबी हथेलियों को देखने लगी जिनकी लकीरों में पसीने की नमी जगमगा रही थी। इसके सपुर्द खुद को करके इसकी पनाहों में आकर वो सटपटाई बौखलाई हुई थी। हया से इसकी नजरें झुकी थी और जब वो पास होता तो दिल सबसे छुपने के लिए करता था। इसकी मोहब्बत शिद्दत की बारिश में भीगकर वो सुबह का महकता फूल बन गई थी। इसकी पंखुड़ियों से लबों ने इसके दहकते लम्स की शिद्दत इसकी सांसें उलझा रही थी। वो अभी पास नहीं था, पर ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वो इसके तंग हिसार में हो। इसका सहर ऐसा था जैसे कोई जादूगर हो और इस पर अपना तिलिस्म फूंक गया हो। वो दोपहर से कॉल करने पर किसी काम से गया था और कुछ सुकून का सांस ले पाई थी, वरना जब तक वो घर में होता इसका सांस लेना भी मुहाल किए रखता था।
काम में हाथ बटाना कम, इसके लिए काम बढ़ाना ज्यादा होता था। जब कोई काम करती तो इसके हाथ से मसरूफ देखकर वो अपनी शरारतों पर उतर आता और इससे शर्म से पानी पानी कर देता और रोकर अपनी जान छुड़वाती थी, वरना तो वो तंग किए बैठा और 2 मिनट में शराफत से गुजरकर फिर से पटरी से उतर आता। सारे काम बिगाड़ कर अपनी बेबाकियों से इसे तंग किए, आखिर में खाना इसे ऑर्डर ही करना पड़ता। वो इसका लम्हा सांसों में उतरता रहता और इसके रूह में बस रहा था, क्योंकि वो इसका दाद ना के दाऊद ना ही आलिफ, सिर्फ इसका दाद जो इसकी रूह पर काबिज था। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी, अब बस इसे अपनी बहन के आने का इंतजार था ताकि वो खुलकर दाद के सार में खिलखिलाकर इसकी ख्वाहिशों को पूरे करे। पर इन सब के बाद इसकी दूसरी फिक्र खाई जा रही थी, क्या मेरे बच्चे भी बोने होंगे? और दाद जैसे कहता है वो सारे मेरे पीछे पीछे आएंगे। वो परेशान सी कंधे लड़खड़ा कर दुपट्टा ठीक किए हुए बैठ बढ़ाए, नहीं अल्लाह जी, वो बड़े बड़े हों, छोटे कद के ना हो, वरना तो दाद मुझे छोड़ेंगे नहीं। जब से इसने नक्शा खींचा था इसके छोटे छोटे बच्चों का, वो परेशान थी तो दाद बेइंतहा खुश। वो इस कदर बदतमीज इंसान था कि दूसरे दिन बतख ले आया था जिसकी आवाज़ें इसके स्विमिंग पूल से आ रही थी और वह बहुत चिढ़ रही थी। दिल का रहा था इस कमीने का सर फाड़ दे जिसने सिर्फ इसे जिस्ट करने के लिए घर से बतख लाई थी। मैं इसका कत्ल कर दूंगी, वो बिगड़ कर कहती। सर सब ठंडी घास पर अपने नंगे पाँव स्पेट पाँव रखती स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ी। हिल से भी अभी इसे प्रॉब्लम है, बोनी भी कहता है, खुद से भी बराबरी का कहता है, ये मेरे हाथों जाया हो जाएगा। वो तैश में बड़बड़ाई, दूसरी तरफ चलती जाकर स्विमिंग पूल के पास ठंडे ठंडे फर्श पर रुकी और गुस्से से बार बार कंधों से लड़कता दुपट्टा ठीक किया। इसकी छोटी सी नाक के नथने फूल रहे थे तो स्याह रात सी गहरी आंखों में गुस्सा हलकोरे ले रहा था। मैं नहीं हूं तुम्हारी तरह, सुना तुमने? कुछ देर बाद वहां तैरती बत्तख को घूर कर वो गुस्से से चिल्लाए, कहाँ तुम टैं करने वाली और कहाँ मैं दाद। वो कहती कहती रुक गई। ये मैं क्या कर रही हूँ? क्या मैं इसी की तरह हूँ दाद कहते हैं? आदत तो एक जैसी हुई। वो सटपटा कर कानों के पीछे लटों को उड़ेसते हुए आसपास से नजरें दौड़ाई, कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया। बस बात खत्म, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूं, ना ही मेरे बच्चे छोटे छोटे होंगे, वो पैदा ही बड़े बड़े होंगे और मेरी लड़कियां तो सबसे बड़ी होंगी। इसने हाथ में चाकर कहा, गुस्से से पांव पटक कर जाने के लिए मुड़ी। तभी एक बात दिमाग में आई और इसने घूरते बत्तख को देखा। देखो आंटी, अगर अपनी इज्जत प्यारी हो तो यहाँ से निकलो, बल्कि रात को ही चली जाना, कल को तुम्हारी लड़कियां होंगी। और आजकल का माहौल तो तुम्हें मालूम है, आसपास वाला कोई लट्टू हो जाए तो बदनाम तो हमें ही होना है। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऐसा माहौल मेरे घर नहीं चलेगा, इसीलिए अपनी इज्जत को प्यारा करो और निकलो यहाँ से। तुम्हारी वजह से मेरा शोहर मुझ पर तंज कर रहा है। कहाँ से मैं तुम्हारी जैसी हूँ, कितना फर्क है हम में। फिर भी वो जब पास आकर रुकता है तो मुझे बोनी कहता है और मेरे बच्चों को तुम्हारे माहौल से जोड़ता है। मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकती, कल को मेरे बच्चे मुझे बतख मामा कहेंगे। इससे बेहतर है मेरे हाथों कत्ल होने से पहले निकल जाओ। एक ही सांस में कहती गुस्से से सुर्ख हो गई। तभी इसकी बात खत्म होते ही बतख की टैं गूंजी। नूर की आंखें फैल गई। तुम कहना क्या चाहती हो? किस मकसद से आई हो? वो गुस्से से जैसे पागल हो रही थी। मेरे शोहर पर डोरे डालने आई हो? मैं बता दूं तुम्हें, मेरा शोहर मुझसे पागलों की हद तक प्यार करता है। अगर ऐसी कोई नीयत भी है तो बता दूं, चुपचाप खामोशी से निकल जाओ। अगर नहीं गई फिर मुझे मत कहना, मैं मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। बहुत मस्करे से बोलती भड़क उठी थी, इस पर ध्यान दिए बगैर अपने तैरने पर मजे लूट रही थी और ये बात इसे मजीद तैश दिला रही थी कि इसके सामने वो क्या भौंक रही है जो वो मैम साहिबा इस पर ध्यान ही नहीं दे रही। इसका दिल किया अंदर जाकर अंदर उतर जाए और इसकी गर्दन से पकड़कर बाहर की तरफ फेंक आए। समझती क्या है खुद को डायन। वो आसपास से पत्थर ढूंढने लगी ताकि इसे मारकर किस्सा ही खत्म कर सके। आसपास से बेखबर वो नजरें यहाँ वहां फेरती इसे खुद के किए जा रही थी। ऊपर से जुल्म ये कि इसके लोगों पर गहरा सुर्ख रंग, दिल मोह लेने वाली बातें। इसकी सियाह आंखें इसे देखती लो देने लगी और बात लेते की बजाय सीधा इसी की तरफ कदम बढ़ाने लगा था। हालांकि जानता था आजकल वो इसकी शिद्दतों पर सहम जाती है। अरे अरे मेरी बोनी गुस्सा हो रही है। कहका लगाता है दादी से पत्थर ढूंढते देखकर एकदम पीछे से अपने सार में लेता बोला, आप। नूर के अचानक सफा दांत पर चीख निकल गई। हाय सदके, मेरी बोनी इतनी पॉसेसिव, एक बतख से जेलिस हो रही है, मेरी छोटी सी बोनी। वो इसे घुमाता अपनी तरफ करता छेड़ने लगा और नूरुलैन के गालों पर सुर्खी फैल गई। ऐसा कुछ नहीं है दाद, बकवास ना करें आप, मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं आप। इसके सब कुछ सुन लेने पर वो बुखलाई से खुद से छुड़वाने की कोशिश में रूहानसी होती चिढ़कर बोली, अच्छा ऐसी बात नहीं तो क्यों इस मासूम को मारने लगी थी? यार मुझे तो सोचकर ही हंसी आ रही है, कैसे तुम इसे कह रहे पा रही थी। वो एक बार फिर कहकल गाता इसके पीछे अपने हाथ बांध कर इसकी गर्दन में मुंह छुपा गया।
दांत चाहे चेंज करें, आपका हुलिया गंदा है, परफ्यूम इतना तेज है, छोड़े मुझे, वो मचलती हुई बोली, जबकि इसकी खुशबू में मदहोश सब फूल के किनारे पर खड़ा इसकी गर्दन पर झुका इसके दहकते लम्बों पर जहां बजा लम्स छोड़कर इसे बौखला रहा था। सितम यह कि फड़फड़ाने भी नहीं पा रही थी, क्योंकि इसने बड़ी चालाकी से इसके बाजुओं के ऊपर से हाथ लाकर पीछे कमर में मजबूती से बांध दिए थे। और वो नाजुक सी चिड़िया जितनी लड़की क्या इस दियो का मुकाबला करती। दांत मैं रो दूंगी, इसने भराई आवाज में कहते हलक कर किया, जबकि वो इसकी इशारा पर लब हटाकर इसके खून छलकाते चेहरे को देखने लगा। रो दो, पर इस बत्तख को दिखाने दो, तुम्हारा दांत तुम्हारे लिए किस हद तक पागल है। वो इसकी पीठ से हाथ सरकाकर इसके गर्दन मिलाया। नूर की सांस खुश्क हो गई, वो इसे देख पाने की हिम्मत नहीं पा रही थी, और आखिर करती भी कैसे। इसकी बेबक जसारतों से सुर्खनार जैसे कर रही थी। दांत मुझे सर्दी लग रही है, अपने लबों पर जुबान फेरते वो लर्जिश पलकों के साथ मैंने बनाई। ये कैसी सर्दी है दांत की बोनी, जिसमें तुम्हें पसीने आ रहे हैं, जरा समझाओ मुझे, कुछ एक्सप्लेन करो। वो इसकी झुकी नजरों को देखता झुककर इसके लबों को नरमी से छूता हुआ सरगोशी में बोला। नूर ने लब भींचकर शिकवा करती नजरों से इसे देखा, पर वह दूसरे ही लम्हे आंखें मीची। ऐसे ना हो, मुझे देखो, सीने ऐसे ना देखो तुम, सीने से लगा लूंगा तुमको, मैं खा जूंगा बोनी, दिल में बसा लूंगा। वो इसके कान में गुनगुनाता हुआ इसके एयरिंग को अपने लबों से छूता इसके छक्के छुड़वा गया था। दाद प्लीज नहीं करती कुछ ऐसा। वो सांस रोके इसकी लबों को गर्दन पर सरकते महसूस करती। इसके खून के धब्बे लगी सफेद शर्ट को मुट्ठियों में भींच गई। ये सजावट, ये चेहरे की सुर्खी, ये सब मेरे लिए है ना। इसने कंधे से बाल समेटकर दूसरी साइड रखते हुए इसके शोल्डर को छूने लगा। दाद, हम रूम में नहीं हैं, आप क्या कर रहे हैं, मुझे खाना बनाना है। वो इसके सीने पर पेशानी टिका सरगोशी में गोया हुई। वो ऐसे ही इसके सामने इसके लम्स और इसके गिरफ्त तंग हसार में कमजोर पड़ जाती थी, जैसे अभी वो अपनी मनमानियों पर उतर आया था और कमजोर से मज़ाहमत के अलावा कोई ताकत नहीं रखती थी। हम अपने घर में हैं मेरी बोनी, वो भी अकेले अकेले तन्हा घर में, जहां तुम्हारे दांत के अलावा कोई नहीं यहाँ। इसका चेहरा ऊपर किए इसके गालों को नरमी से अपनी उंगलियों के पोरों पर सहलाने लगा। नूर मध्यम सांसें लेती आंखें नीचे खड़ी थी, पर वो जानती थी इसकी नजरें इस पर हैं। वो इनकी तपिश से वाकिफ थी और इसे महसूस करके सिमटना चाहती थी। वो जालिम ऐसी इजाजत कहाँ देता था। इसने झुककर इसके लबों के करीब गहरा सांस लिया। नूर अपनी सांसें रोक गई। था छोड़े ना। वो इसे अपने वजूद से दुपट्टा अलग करते देखकर झुंझलाई और बमुश्किल घूरने लगी, जिसने मुस्कुराते हुए इसका दुपट्टा नीचे घास पर फेंक दिया। क्या? इसे छोड़ें, पर दाद ने गुस्से से सर्द आवाज में थोड़ी पकड़ते हुए पूछा, और वह सटपटा गई। खाना बनाना है। वो इसकी सर्द आंखों में देखती अचानक से इसके बदले मुंह पर हिचकिचाकर बोली, और दाद ने इसके तासरा देखते मुस्कुराया और आहिस्ता से इसकी आंखों पर फूंक मारी। सुनो। वो इसके कमर पर जोर देता इसे खुद में भेजने लगा, और दोनों के बीच फासले मिट चुके थे, बल्कि वो अपने चेहरे पर पड़ती दाऊद आलिफ की दहकती आग बरसाती सांसों से आंखें मूंदे खड़ी थी। इसे बुलाने पर लरसी बोझल बल्कि मुश्किल उठाई। तुम क्या कर। अब इसका जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था अभी जब वो सर्जिश करता और बोला। नूर ने हैरत से आंखें फैला दी थी। लिटिल गर्ल, वो मध्यम से सरगोशी में बोला। नूर के वजूद में इस्लाम की सरगोशी से सर्द लहरें उठने लगी। मेरी तरफ देखो। अंगूठे से इसके लबों को की नरमाहट को महसूस करते हुए सर्द लहजे में हुक्म देने लगा। नूर की फैली आंखें इसकी तरफ उठी कि ये अचानक इसे क्या हो गया, और दाद से आलिफ क्यों बन गया, इसने भला क्या किया है। जी। वो इसकी आवाज भराई। वो जानता था इसे इसके इस रूप से डर लगता है और सिर्फ दाद पसंद है, तो वो क्यों इस तरह से सर्द लहजे में बात करता है। मेरी शर्ट के बटन खोलो। वो इसके चेहरे पर शरारत करती लटों को संवारता हुआ बोला। नूर की आंखें बड़ी मजीद फैल गई और वो ना समझी से होंठों की तरह से देखने लगी। तुमने सुना नहीं लिटिल गर्ल, मैंने क्या कहा। इसने घनी से पलकों को छूकर वो बोला। नूर ने नफी में सर हिलाया। क्यों? शर्ट उतारो मेरी बस, और वो अपने अंदाज में सुनाओ। इसके लबों पर अंगूठा घुमाते हुए वो इसके लिपस्टिक को मिटाने लगा जो इसे पागल कर रही थी कि इससे ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे इसकी बनी को तकलीफ हो। अब बहुत बुरे हैं दाद, मुझे पता है तंग कर रहे हैं। वो गुस्से से आंसू बहाती हुई इसकी शर्ट के बटन खोलने लगी और अपनी आंखें भी साफ कर रही थी जिसे वो मोहब्बत से देख रहा था। इसने धुंधली नजरों से इसकी शर्ट की तरफ तवज्जो दी और वहां खून के धब्बे और बेल्ट में लगा खंजर देखकर इसके हाथ पांव सुन पड़ गए। वह खामोशी सुन खड़ी रह गई। मतलब वो फिर से वैसा आलिफ बन गया जिसके सामने करने से इसकी सांसें रुकती थी। इसे मालूम ना हुआ सोचकर इस लब कब इसकी धड़कनें मामूल से बढ़ गईं। आखिर वो क्यों इतनी बुजुर्ग है। जब इसे मालूम था वो एक एजेंट है और साथ एक गुंडा भी, तो वो क्यों इस सच्चाई का कबूल करके अपना डर खत्म क्यों नहीं कर पा रही। क्यों वो हुरुलैन जैसी नहीं जो एक हैवान के साथ रहते हुए भी इतनी बहादुर है।
इतना सब कुछ झेल कर भी वो किस कदर बहादुर है। और एक वो खुद थी जो इसे देखते इसकी असलियत जानते हुए भी इससे खौफजदा थी। पर वो क्या करती? जब जब सोचती थी वो इंसानों को मारता है, इनका खून बहाता है, इनकी गर्दनें काटता है, इसकी सांसें रुक जाने को आ जाती थी, तो वो अपना डर कैसे खत्म कर पाती? वो एक मामूली सी आम लड़की थी और वो बहरूपिया, कभी जानवर तो कभी प्यारा, सोचकर इसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। उतारो, इसने इशारा को अंगूठे से सलाते इसने कान में सरगोशी की और वह झुरझुरी ले उठी। इसका दिल किया सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसका मुंह नोच ले, पर इतनी हिम्मत भी कहाँ से लाए जबकि वो इसे देख रहा था और वह मासूम चिड़िया जैसी लड़की इसके कब्जे में थी। इसने कांपती उंगलियों से आहिस्ता से इसके कंधों से शर्ट सरकाई और वह मुस्कुराता उंगलियां इसके बालों में उलझा कर इन्हें आहिस्ता आहिस्ता से हिलाते हुए दूसरा अपना मजबूत हाथ इसके पीठ पर रखा। नूर सुन हवास के साथ कांपती टांगों समेत इसकी शर्ट उतारकर एक तरफ फेंक गई और अब लब दांतों में दबाकर खड़ी थी, जबकि उंगलियां उसके सफेद बेदाग सीने पर मौजूद खून पर पड़ी और खुद फिसलकर गालों पर गिरे। ऊपर देखो, इसके झुके सर को देखता बोला। नूर ने हलकतर करते लबों पर जुबान फिरते आहिस्ता से नफी में सर को जुम्बिश दी। ताज ने इससे इनकार पर झटके से इसका सर ऊपर किया। इसके बालों से पकड़कर सर ऊंचा करने एक बार फिर वो आंखें फैला गई। क्या हुआ है आपको? वो डर डर कर बोली, जब वो मतबसम सा मुस्कुराता उंगली अपने लबों पर रखते इसे जो इशारा दिया, इसने नूरान के सामने तारे नाच गए। क्या मतलब? वो नफी सर हिलाती बोली, तुम समझ गई हो। कम ऑन डार्लिंग, डोंट वेस्ट टाइम लिटिल गर्ल, क्योंकि अब तुम्हारी सांसें, तुम्हारा वजूद, सब कुछ मेरा है। तुम्हें मालूम है ये ख्वाहिश तो इस दिन पैदा हुई थी जब तुम पहली बार अब्बू से छुपने की कोशिश में मेरे होटल रूम में आ गई थी। जो ख्वाहिश वो लड़की चाह रही थी मुझसे, तुम्हें वहां देखकर मुझ में जगने लगी। पर अफसोस था मुझे, क्योंकि तब हमारा बीच कोई ऐसा मजबूत रिश्ता नहीं था। वो जो कुछ भी मैं चाहता था वो सोचना भी गुनाह था, इसीलिए कब का अपनी ख्वाहिश पर जब्त किए पहाड़ बिठाए आ रहा हूँ। पर अब नहीं, क्योंकि अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। वो इसकी फैली आंखों में मुस्कुराता देखता अपना आप खोल रहा था, जिसे सुनकर नूर कुछ भी समझने की सलाहियत खो बैठी थी। अब तुम करोगी या मैं अपने तरीके से लूं? वो वार्निंग देता पूछने लगा। छोड़े मुझे। वो इसके खतरनाक इरादे समझकर इसकी फरमाइश पर सुर्ख लाल से हया से फड़फड़ाई। बताओ, वो झुककर बोला। नूर सुन पड़ गई। नहीं, कभी नहीं, वो गुस्से से बोली। इसके वसी मजबूत सीने पर मुक्के मारने लगी और ताकने से देखते ढलती शाम के साए देखते जो पूरे लॉन पर फैल गए थे। पूल का नीला पानी नहायत ही खूबसूरत लग रहा था इस पर। वो इसे देखकर नीचे देखने लगा। नूरुल ऐन हैरान हुई इसके लबों पर अपने इनकार के बाद पूरे स्टार से मुस्कुराहट से। वो भी कुछ सोचती एकदम ही वो हवा जैसे वो तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। ताज झटके से घूमा और इसे खींचकर सीने से लगाया और वो क्या समझी जब अचानक ही वो अपनी पीठ पूल की तरफ किया, इसे अपने सहारे में लेकर पीठ में पूल में धड़ाम से गिरा। नूर की चीखें बुलंदियों को छूने लगी और दोनों दूसरे ही लम्हे पूल के ठंडे यख पानी में पड़े थे। आ! ताज के सीने पर पड़ी पानी की डूबती चीखें मारने लगी। चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं होता। वो सीधा होता इसे बुलंद यूं करते वो, जबकि वो हिचकियां लेती रो रही थी। मुझे बाहर निकाले, मैं डूब जाऊंगी। एकदम इसकी गर्दन में दोनों बाजू बांधे वो रोती हुई बोली और अपने पानी में तैरते पांव से खौफजदा हो गई। और अगर इसने छोड़ दिया तो वह डूब ही जाएगी। इसे भला तैरना कब कहाँ आता था, और वो कहाँ इतने गहरे पानी में जो यकीनन इसे तो डुबा कर ही मार सकता था। बाहर सिर्फ एक शर्त पर निकलोगी, जब मेरी फरमाइश पूरी करोगी। इसने भीगे से आप बाल जो इसके भीकर इसके चेहरे गर्दन से चिपक गए थे, इन्हें उंगलियों से समेट कर पीछे करता बोला। नूर बेबसी से रोने लगी। मैं नहीं करूंगी, सुना आपने? वो चीख पड़ी। अच्छा ठीक है, ना करो, मैं भी तुम्हारे साथ सारी रात यहीं ठंडे पानी में रहूंगा। वो कंधे झुकाकर कहता पीछे गिरने लगा कि नूर का दिल डूब सा गया। नहीं दाद, प्लीज प्लीज, मैं मर जाऊंगी। वो इसमें सिमट कर चीखी। हाँ कह दो फिर। वो आहिस्ता से नीचे बैठ रहा था। नूर पानी को अपने सीने तक महसूस करती नीली पड़ रही थी। एक तो नवंबर की शाम, ठंडी हवाएं, ऊपर से यह पानी इसका जिस्म सुन पड़ा था। हाँ कर रही हूँ, या लगाऊं 5-6 डुबकियां। वो अबरू झुका कर बोला। तुम्हें रहम नहीं आता मुझ पर? वो रोती इसके कंधे पर मुक्का मारती हुई बोली। तुम्हें आ रहा है मुझ पर? वो घूर कर बोला। नूर चटपटा गई और बेचारगी से आसपास नजरें घुमाई। किसी ने देख लिया तो? वो हिचकिचाकर बोली। दाद के इस पर हंसी आ गई। कौन देखेगा, ये हमारा घर है, चारों तरफ से बंद है, कोई नहीं है यहाँ। वो अपने भीगे बालों पर हाथ फेर कर इन्हें पीछे करता बोला। ढूंढ ने सुख डिबडिबाई नजरों से देखा और इससे रहम आ जाए। देखो, इस यतीम को ब्लैकमेल ना करो। कर रही हूँ या मैं लगाऊं डुबकियां? कर रही हूँ, मर क्यों रहे हो? वो चिढ़कर बोली। हाँ तो करो, अब देख क्या रही हो?
वो दूसरा बाजू इसकी नाजुक सी कमर के गिर्द लपेट कर बोला। नूरुलैन की हालत वैसे ही अपने सरापे को देखकर गैर हो रही थी और ऊपर से इसकी फरमाइश, आंखें बंद करो। वो गुर्राई, दांत कहका लगा उठा। अच्छा गुस्सा क्यों हो रही हो? हक वसूल कर रहा हूँ। मेरी बोनी बीवी, इसके एक भीगे गाल पर लब रखते वो आंखें मूंद गया। नूर को इस ठगी पर जी भरकर गुस्सा आया था, पर इस वक्त सर्दी से इसके दांत कटकटाने लगे थे। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर भाग जाना चाहती थी। नूर ने बमुश्किल हिम्मत करके नजरें उठाई। सुर्ख स्पेट रंगत, हल्की शेव, खूबसूरत लब पर मध्यम सी शरारत भरी मुस्कुराहट, वो पल में दांत बन गया था। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही वो इसके सामने एक अलग ही रूप में था और उसने कुछ दिनों से नोट किया था, जब भी इसकी कोई चीज नागवार लगती थी वो ऐसे ही से सजा देता था किसी भी बहाने से। लेकिन इस वक्त कौन सी गलती कर दी जो इसने नागवार गुजर रही थी? वो इसके चेहरे पर देखती अपनी ही सोचों में खोकर दांत निगे हुरते हुए आंखें खोली और इसे खुद को देखता पाकर वो दांत पीस गया। तुम्हारा ही हूँ, दिल भर कर बाद में देख लेना, इस वक्त जो कहा है वो करो। वो घुरता हुआ बोला, पर अपनी ही सोचों में वो होश में आकर जवाब दिया। दांत ने कुछ ना सोचता ही एकदम ही से वजूद को अपने सार में लिया, हटा दिया। जो कमजोर गिरफ्त की इसकी पनाहों में एक के दम पर खड़ी थी, जो एकदम ही पड़पड़ा उठी। दांत चिल्लाई। इसके सियाह बाल सारे पानी में फैल चुके थे और वो हाथ पैर मारती नीले पानी को देखने। सुन दिमाग के साथ मन नहीं लगी थी कि एकदम ही करीब से पानी में इसका रेंगता हाथ सरकता इसके कमर में लिपटा और खींचकर इसे फिजा में बुलंद कर गया और वह बाहर आकर गहरा सांस भरती फूट फूट कर रोने लगी। तो तुम आप मर जाएं। वो हिचकियां भरती कुछ देर पहले मौत को खुद से दूर कदम महसूस करती हुई इसकी गर्दन में मजबूती से बाजू लपेट कर इसकी गर्दन में मुंह छुपाए हिचकियां भरने लगी। कहा था ना मान जाओ, पर तुम्हें समझ ही कहाँ आता है। अब कर रही हूँ बोनी, या दूसरा डोज दूं? इसकी बात पर नूर ने सुर्ख भीगी आंखों से इसके चेहरे को देखा और दाद ने इसकी सुर्ख डोरियों वाली आंखों से, जिसकी घनी सा पलकों से टप टप करती बूंदें गिर रही थी, इसके भीगे बाल, भीगा सरापा, नम स्पेट गाल, भीगे होंठ अब इसे बेखुद किए जा रहे थे। शाम ढलकर स्याही में बदल रही थी और वो इस यख माहौल में इसके साथ ठंडी ठंडी हवाओं में बगैर शर्ट के इसके भीगे वजूद को बाहों में समाये पूल में खड़ा था। नूर ने एक पल के लिए आंखें मूंदी और गहरा सांस भरा। वो पल भर मंजर इस कदर में होशकिन था, वो मोहब्बत से इसे देखता रहा। मुझे सर्दी लग रही है, वो आखिर कोशिश करने लगी। मैं वेट कर रहा हूँ। वो इसकी बात नजरअंदाज करता इसे खुद में सम हो गया। नूर ने इसके शाने पर सर रखते हुए इसके चेहरे को देखा और दाद की नजरें फिर इसी पर टिकी थी, पर इसने अपने मुतालबे से हटाते इल्तिजा करती वो लब भीज गए। तुम, वो भी कुछ कहता ही एकदम ही वो सर उठाकर इसके लबों पर अपने भीगे लब रखकर आंखें सख्ती से मीच गई। एक लम्हे के लिए वो अचानक इस नर्म लम्स पर हैरान हुआ, पर दूसरे लम्हे होश में आते हुए खुशी की इंतहाई को छूता इसे खुद में भीज कर शारी से खोसा गया। एक हाथ इसके कमर पर डाले, दूसरे इसके भीगा बालों में उलझाया खड़ा था। दोनों की सांसें उलझ सी गई जब नूर ने आंखें खोलकर इसकी दोनों आंखों में देखा। इसकी स्याह आंखों में जिस बात का समंदर देखते हुए गहरे गहरे सांस लेती इसकी गर्दन में मुंह छुपा गई और दाद को अभी भी इस अचानक होने वाली हसीन इत्तेफाक पर यकीन नहीं हो पा रहा था, पर वो अपने लबों पर इसका लम्स याद करते से यकीन करना पड़ रहा था कि वो खुद इसके करीब हो गई थी। ये अलग बात थी कि इसे राजी करना पड़ा था। इसके कामते वजूद को देखते हुए इसने बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाते इसे बाहों में भरकर निकाला। इसके बाहर निकलते ही हवा का सर्द झोंका इसके वजूद से टकराया। वो काम कर इसके वजूद में सिमट गई। मेरा दब्बट्टा। वो कटकटाते दांतों को कुछ लम्हे पहले से गुजरे हादसे पर वो हया से झनपी हुई थी कि बात करते वक्त इसकी आवाज फंसी फंसी थी। दाद ने झुककर अपनी शर्ट उठाते मोबाइल, वॉलेट, दूसरी चीजों के साथ इसका दुपट्टा भी मुट्ठी में जगड़ा। वो लाउंज में दाखिल होते अपने रूम की तरफ बढ़ा के जहाँ इसे सारा सेटअप किया हुआ था और अब वहीं इनका बेडरूम था। मुझे नीचे उतार दे, बेड भीग जाएगा। वो भीगे वजूद को देखते इसको ठोकर मारकर दरवाजा खोलते अंदर दाखिल होते देखकर बोली, पर इसने ऐसे अनसुना किया था जैसे सुना ही ना हो। दाद वो ना करती रह गई जब इसने आहिस्ता से बेड पर डालकर नूर लब भीज गई। अब सोएंगे कहाँ? वो कटकटाते दांतों के साथ इसने गुस्से से कहा। अलबत्ता इसके बगैर शर्ट के भीगे सीने को देखते आंखों में देखने से अजनाब किया। मेरी बाहों में? इसने हया से सुर्ख नकूश को देखते हुए गंभीर आवाज में कहा। नंगे पांव क्यों चल रही थी घास पर? इसने उठते देखकर वो एकदम इस पर झुका। नूर सांसें रोककर इसे अचानक खुद पर झुकने से बेड पर गिर सी गई। एक तो दुपट्टा पास नहीं था, ऊपर से इसे अपने हुलिये पर शर्म आ रही थी, पर अभी इसकी बातों से समझ गई थी कि इसे गुस्सा इसके नंगे पांव घास पर चलने पर था और इस गुस्से में जनाब इससे ऐसे हो रहे थे बल्कि सीधा इसे पूल में लेकर चले गए। वाह क्या केयर थी। अच्छा लग रहा था, वो कहकर अपने भीगे निचले लब को दांतों तले दबा गई, जिसे काफी गौर से दाद ने देखा था।
अब मैं बताऊं तुम्हें मुझे क्या अच्छा लग रहा है। इसने इसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाकर बेड में लगा दी, जिन्हें देखती नूर हलक तर करने लगी। मुझे खाना का काम करना है, वो इसकी दहकती सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती बड़बड़ाई। पर मुझे लगता है तुम्हें इस वक्त मेरे पनाहों में आ जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तुम्हें मेरी बहुत ज़रूरत है। सब भूल जाओ बोनी, बस सोचो कि तुम्हारा बोना इस वक्त तुम्हारे पास है। खाना हम मंगवा लेंगे। वो इसकी यख उंगलियों के पोरों को सहलाता हुआ बोला। नूर क्या कहती, वो तो इसके गर्दन में झुककर अपनी मनमानियों पर रहा था। इसके लोबों पर अपना भीगा लम्स पाकर तड़प सी गई। इसके गाल छूकर भारी सरगोशी करता इसकी उंगलियां आपस में उलझाए वो आहिस्ता से कहने के लिए मजहमत कर लिए। लबों से अदा होते लफ्जों को अपने अंदर मुंतकिल कर गया। इसकी सांसों को पीकर वो इसके सरापे को खुद में समेटने लगा। नूर फिर से इसकी बढ़ती जसारतों के सामने बेबस सी होती इसकी बाहों में सिमटकर इसके चौड़े सीने में छुपने लगी। दाद, उसकी गर्दन में चेहरा छुपा सरगोशी में बोली। दाद ने इसके चेहरे को देखा और हाथों के प्याले में भरकर इसके लबों पर नरम सा बोसा दिया और इसकी पलके हया के बोझ से झुक गए। बोलो, वो इसकी कभी इसकी लरसी पलके, कभी गाल, कभी लरसते लबों को देखता भारी गमगीर आवाज में बोलता। इसकी धड़कनों में उधम मचा गया। मुझे बहुत सर्दी लग रही है, वो फंसी फंसी आवाज में बोली। हाथों में चेहरा छुपा गई। दाद ने मुतवस्सम लबों से इसकी अदा को देखा और झुककर इसके दोनों हाथों पर बारी बारी बोसा देते उठा। इसकी खुशबू को दूर होने पर वो नूर में गहरा सांस भरा और झपाक से उठ बैठी। पर नजर जब इस पर पड़ी तो सांसें रुक गईं। जहां वो खिड़कियां बंद करता इन पर पर्दे बराबर किए, दरवाजा बंद करता रूम में मायने की खामोशी और अंधेरा फैला गया, जिसे देखते नूर के वजूद में सराती लहरें उठने लगी। अब ठीक है मेरी बोनी, दरवाजा लॉक किए वो इस तरफ मुड़ता हुआ बोला और अपनी बेल्ट निकालकर उंगलियों से रिंग्स निकालने लगा। मैं चेंज कर लूं? अपनी आंखें चपाक से नजरें झुकाए वो उंगलियां आपस में पटकती हुई बोली। उसके झुके सर को देखकर मुस्कुराता हुआ सर हिलाकर वार्डरोब की तरफ बढ़ा। वहां से इसके लिए अपनी शर्ट निकालता हुआ मुस्कुराया। वो इसे अपने कपड़ों में छोटी सी काफी क्यूट लगती थी कि खास करके इसे अपनी शर्ट पहनाता था। नूर ने जरा सी नजरें उठाकर इसकी चौड़ी फसी पीठ को देखा। इसके चौड़े कंधे और मजबूत तवाना बाजू के डोरे देखती वो सहम सी जाती थी, और अब भी वो अपना मजबूत पहाड़ से जैसा वजूद इसके साथ सामने खड़ा था। दफातन वो चौंकी जब वो पलटा। इसके हाथ में इसकी ब्लैक शर्ट देखकर इसकी सांसें रुक गई। मेरे कपड़े, वो भागने के लिए उठी थी कि एकदम ही वो सामने खड़ा हो गया और इसके सीने से टकराकर वापस ही बैठ गई। जानता हूँ मेरी बोनी, वो पीछे खिसकी और डबडबाई नजरों से देखते इल्तिजा की, पर वो शुरू से कमीना था। नूर ने कुछ ना सोचते कुशन उठाकर इसके सीने पर मारा। नहीं करो दाद, प्लीज। वो लब्बों पर जुबान फेरती कुशन में अपना चेहरा छुपाकर सिमट गई। ऐसा ही होगा दादे बोनी, वो कहका लगाता है इस पर कुशन छीनकर बेड के नीचे फेंकता। शर्ट साइड रखते इसके बाहों में समेट गया। नूरुलैन इसे घूरने लगी जब दाद ने इसे शरारत से आंख दबाई और वह सटपटा सी गई। अचानक ही इसके गर्दन में बाजू डालते अपने दांत इसके कंधे पर गाड़ दिए। इस मार कुटाई में भी अपना ही मजा है। वो इसके दांतों के दबाव पर लब भीजता इसके बाल गर्दन से समेटने लगा कि नूर की सांसें खुश्क सी होगी। वो काटना छोड़कर इसके चौड़े सीने में सिमटकर गर्दन में मुंह छुपाए आंखें मीच गई। इसकी शिद्दत भरे लम्स को अपनी धड़कनों पर महसूस करती। दाद, वो कुछ कहना चाहती थी जब इसके लोगों पर उंगली रखते इसे आहिस्ता से तकिए पर डाला और मुस्कुराते इसकी लरजती पलकों पर फूंक मारी। मुझे बोने बोने चाहिए, तुम्हें बताया तो है। वो कान के पीछे बाल अड़ेसता सरगोशी में बोला। नूर ने सुनते निचला लब फैलाकर इसे देखा। मुझ पर सब हंसेंगे दाद, बोने बोनियां नहीं है ना, वो हर धर्मी से बोली और वो मुस्कुरा दिया। कौन हंसता है तुम पर जालिम, मैं तो प्यार करता हूँ, देख लो। इसके हाथों की उंगलियों पर बोझे देते इसका निचला ऊंचा करके इसे फैलाकर लब दिखाया। ऐसी ऐसी हरकतें करके पागल बनाती हो और फिर शिकायत भी खुद लगाती हो। वो अंगूठे से लब सहलाकर कहता। अपनी तमाम तशद्दुद से इसके चेहरे पर झुक गया और नूर बेबसी इसकी गर्दन में ऐसा हाथ डाले खुद को इसके सुपुर्द कर गई। इसकी मजबूत पनाहों में वो रफ्ता रफ्ता बढ़ती महकती शिद्दतों पर सिमट कर गुलनार सी होने लगी। वो खुद पर अपनी किस्मत पर नाज करने लगी कि इसके माँ बाप की दी हुई दुआएं कबूलियत के दर्जे को पा गई थी, तभी आज खुद एक शहजादे की पनाहों में थी। ये बात अलग थी कि वो शहजादा एक बहरूपिया था जिसे इसकी बहन की जिंदगी में शहजादे के रूप में बेस्ट आया था, पर वो था तो एक शहजादा। दाद, हूर कैसी है? वो इसके बालों में उंगलियां फंसाए बोली। खुश है, दाद मुस्कुराता इसके गाल से अपनी गाल रगड़ कर बोला। नूर चुभन से इसके बाल मुट्ठी में नोचने लगी, जिससे वो कराह कर कहका लगा उठा। सच में बोनी के रूप में एक सालिम भूतनी हो। अच्छा सुनो, वो इसके बालों में उंगलियां चलाता हुआ बोला।
इसकी गर्दन में मुंह छुपाए पड़ी। वो कसमसाई और करवट बदली। दाद ने मुस्कुराते इसकी नाजुक कमर में बाजू डालते खुद के करीब किया और पुश्त इसके अपने सीने से लगाए ठोड़ी इसके माथे पर टिका दी। मुझे मरी जाना है कल, वो इसकी उंगलियों के पोरों को सहलाता हुआ बोला। आंखें मूंदे पड़ी। नूर ने पट से आंखें खोली। क्यों क्यों जाना है आपको? वो इसकी तरफ करवट लेने के लिए मछली पर दाद ने इसकी कोशिश पर पानी फेरते इसके नाजुक पांव पर अपने भारी पांव रखकर कोशिश को नाकाम कर दिया। किसी को टपकाना है मेरी बोनी? कैसे? वो आंखें मीच कर इसके टपकाने के अंदाज को याद करती इसके सीने में सिमट गई। तुम जानती हो कैसे टपकाना है? पूछकर क्यों खुद को टपकाना चाहती हो? अच्छा दफा करो इस बात को। ये सुनो, तुम रह लोगी ना चंद दिन? मुस्कुराते इसने सर पर बोसा दिया। कतई नहीं, नहीं, आपकी जिंदगी में आकर तो मुझे पल पल से डर लगता है। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती कहीं। मुझे आपके साथ ही जाना है। वो मचलकर इसकी तरफ करवट लेती इसके चौड़े सीने के गिर्द सार बांधकर सीने पर सरक के सिमट सी गई इसके हिसार में। दाद निसार होते इसके छोटे से वजूद को छुपा लिया। नवंबर का महीना है मेरी बोनी, तुम्हें सर्दी लग जाएगी और बीमार पड़ जाओगी, जो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो प्यार से गमगीन लहजे में बोला। नूर ने मुस्कुराते इसके सीने पर अपनी गाल सहलाई और दाद की तेज चलती धड़कनों में मजीद आतिश बर्फा हो गया। अच्छा इतनी ही फिक्र थी तो ये क्या था कुछ देर पहले? इसने चबाकर तंज किया। वो हंस पड़ा। अरे वो तो मोहब्बत थी, कुछ सजा थी और कुछ बहक जाने की वजह से थी। वो इसके कानों में सरगोशी करता इसके सुर कर गया और नूर इसके सीने में छुपाए दाद को कहकर लगाने पर मजबूर कर गई। दाद! कुछ देर बाद गोया हुई आंखें मूंदे इसके लम्स को महसूस करते दाद ने सर हिलाया। दाद, मुझे चलना है ना, आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी और तबीयत को कुछ नहीं होता, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी, सच्ची। वो लाड से एक बार फिर इसके गर्दन में बाजू डाली इसके गाल पर अपनी गाल टिकाकर बोली। दास इस कदर हसीन इजहार पर इसके गर्दन पर बोसा देते इसकी कमर को जगड़े खुद में झटके से भीग गया। अच्छा सोच लो, वहां बहुत से ज्यादा सर्दी हो सकती है, घर में बहुत से ज्यादा छोटा होगा, तुम्हें मूव करते मेरी सांसों से उलझना पड़ेगा, तुम्हें लम्हा लम्हा मुझे से टकराना पड़ेगा, खुद को मेरे सपुर्द करना पड़ेगा। वहां एक रूम होगा और वो भी काफी छोटा, जहां तुम्हें मेरी शरारतों से झनपना पड़ेगा। सिंगल बेड होगा, कंबल तंग होगा, खिड़कियों के पट नहीं होंगे, ठंडी बर्फ आलूदा हवाएं चल रही होंगी, सूरज सवेर छुप जाएगा, रात गहरी स्याह तरीक होगी, चांद की रोशनी तुम्हारे सरापे को भिगा देगी और जहां मैं रहूंगा वहां तुम्हारे पास बचने की कोई राह फरार नहीं होगी। वो इसकी पीठ से हिलाता है, इसके कानों में सरगोशियां करता है, इसकी सांसों में उथल पुथल मचा गया। वो तस्वुर की दुनिया में उलझी इसकी मजीद किसी बात को सुनने से नफी करते नूर ने अपनी लरजते ठंडी उंगलियों को इसके लबों पर रख दिया। चलूंगी, चलोगी? दाद ने इसकी उंगलियों को चूमते बोला कि वो खुश खल्क तर करते ना हाँ कर पा रही थी और ना ही ना घर फ्लैट में लेती हूँ वहां। वो कहकर आंखें मीचकर लब दांतों तले दबा गई। ये तो मेरे रूल्स नहीं, जहां मुझे जीना होगा तुम्हें भी मुझसे सांसें लेनी होंगी। वो नफी कर गया और वो बेबसी होगी। किसी होटल में रहते हैं ना आपके काम के दिन तक? होटल में तन्हाई कहाँ होती है? अगर तुम्हें चलना है तो बताओ, नहीं तो सुबह मेरी पैकिंग कर दो। वो मुंह बसोर गया और नूर रोने जैसी हो गई। ऐसे तो नहीं होता दाद, वो उसके माथे पर लब रखती मिनमिनाई। दाद मुस्कुराता हुआ इसकी गर्दन में गहरा सांस भर कर रह गया। ऐसा ही होता है दाद की बोनी, अगर इस कंडीशन में बीमार पड़ गई तो? कैसे बीमार पड़ूंगी जब तुम्हारा सरापा कैद और सांसें उलझी होंगी। वो हद से ज्यादा बेबाक हो गया कि नूर आंखें मीचकर लाजवाब हो गई। अगर आपके इरादे मुझे डराने के और ना ले जाने के हैं तो मैं बता दूं आपको, मैं चलूंगी और चलूंगी। वो खफकी से बोलती मुंह फेर गई। दाद को इसके पर टूट कर प्यार आया था। डरा कौन काफी रहा है जाने दाद, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, जो तुम बाद में शिकायती नजरों से देखती हो इससे ना बरतो। बाकी अब इकरार हो ही गया है बोनी, मुकरना ना, वरना सजा में तुम्हारी सांसें छीन लूंगा और अपनी सांसों में बसा दूंगा। वो शिद्दत से कहता है इस पर एसार तंग करके एकदम ही इसे बेड पर डालकर इसके चेहरे पर झुक गया और वह सोच रही थी कि पता नहीं कब तक वो इसे यूं देखती रहेगी। जब वो बाहर किसी को हैवान की तरह काट कर खुद उदार लौटा था, वो कितना छुप छुपाएगी इसके इस रूप से? कब इसे एहसास होगा कि इसकी बोनी कमजोर दिल की है? वो इसे यूं खून बहाते देख नहीं सकती, ना ही किसी की गर्दनें काटते हुए सोच सकती है, पर वह उसके खिलाफ उफ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि तब इसका दाद नहीं होता था। तब वह हैवान आलिफ बन जाता और इसके खिलाफ उफ पर वो अजियतनाक सजाएं सुनाता है और जरा सा एहसास नहीं करता था कि वो इसकी बोनी है, जिसकी इतनी अजियत देने के बाद भी वो खुद इस पर छांव बना रहा। वो नहीं जानती थी इसकी ये जिंदगी इसे कौन कौन से मोड़ दिखाएगी, पर वो ये जानती थी वो इसे रोकना चाहती है इससे, पर वो डरती थी इससे। ये भी एक कड़वा सच था कि वो आलिफ से खौफ खाती है,
वो इस पागल सरफिरे रूप से सहमी खौफजदा है, और वो अभी जो इस पर टूट कर मोहब्बत बरसा रहा था, अगर ये आलिफ पर उफ करती तो जरूर ये मोहब्बत अजियत में बदल जाती। क्यों नहीं समझ पाती वो इस बहरूपिये को। तुम लोगों के ऐसे क्यों मारते हो? वो इसके चेहरा हाथों के पैल में भरकर इसकी सी आंखों में देखने लगी, बुराई में वहशत फैलाने के लिए। वो इसे देखता इसके लरसते भीगे लबों पर उंगली रखकर मुस्कुरा दिया। तुम मुझे खामोश नहीं करवा सकते। वो उसके खिलाफ जाकर जबरदस्ती बोली। दाद ने इसकी आंखों में देखा और खुद महसूस होती इसकी बेतरतीब धड़कनों पर जुबान पड़ी। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ देर इसकी आंखों में देखते हुए इसके बालों में उलझी उंगलियों को झटके से दाएं तरफ घुमाया और नूर की सांसें बंद होने को आ गई जब वो इसके गाल पर अपनी शेव वाली गाल चलाने लगा। मैं तुम्हें रोक लूंगी, वो भराई आवाज में बोली कि वो पल को थमसा गया। तुम जानती हो तुम खुद को दाऊद आलिफ की करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। वो सर ठहरे ठहरे लहजे में, बुरे इसरार लहजे में बोलता है, इसके पास से सारे अल्फाज छीन गया। अच्छा ये बताओ, दाद क्यों कहती हो मुझे? ब्लैंकेट दुरुस्त करते इसके ऊपर इससे खुद में समेटते पूछा। नूर ने मखमूर नजरों से देखा। जब दाद ने भी इसकी आंखों में देखा, वो इसके खमार आलूदा नजरों की ताप न लाती नजरें झुका गई। शर्म से हालत गैसी हो गई थी। बताओ ना वो नहीं। इसके शर्म से दिल मिलाते चेहरे पर मध्यम फूंक मार कर गोया हुआ। जो जुल्म की इंतहा करता है इसे ही दाद कहा जाता है। अपनी उंगलियों से इसकी उंगलियों को उलझाते महसूस करके वो सरगोशी में बोली, जबकि इसके लम्स पर इसका तनफस बिगड़ रहा था। बोनी क्यों कहते हो? इसका बोझ खुद पर पाकर इसने आंखें मूंद ली। दाद ने करीब इसके सुर्ख लरजते लबों को देखते भीगी पलकों को देखा जो मासूमियत की मौत देती हैं। इसे ही बोनी कहा जाता है। इसके हाथों को तकिए में लगाते इसकी भीगी पलकों पर लब रखे। अपना कसूर मेरे सर पर डालकर आप सोचते हैं हकीकत बदल गई? वो हंसकर बोली। दाद समझता सर हिला गया। हमने तो खुद को तुम पर लुटाया है, अपनी जिंदगी को अपने हाथों से तबाह किया है। दाद! वो सुनकर चीख उठी। जाने दाद। इसके चेहरे पर झुकने से पहले वो इसकी चीख पर कहका लगा उठा कि एक नरम शर्मगीन मुस्कुराहट लबों पर आ गई, जैसे दाऊद आलिफ ने अपने लबों पर समेट ली। वो खुद को रिलैक्स किए किचन की तरफ बढ़ने लगा। हालांकि इसे रूम में जाना चाहिए था, पर वहां इस गुंडी का रूम पता नहीं कहाँ था। वो इस वक्त तो शायद वो बेस्ट भी मौजूद था घर में। एमे किसी के रूम में घुस जाए गलती से और सुबह मैयत पर भाई भी ना पहुंचे। वैसे काफी अनोखा काम करने जा रहा हूँ। एसएसपी होकर किडनैपिंग हो रही है भाई। दाद ने देते वो सोचता हुआ मुस्कुराया। इसने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। एक सड़ू नाम से मशहूर था, तो लोग बात करते वक्त सोचते थे कि क्या पता कौन सी बात बुरी लगे। लड़कियां आहें भरती दोस्ती की ख्वाहिश करते न थकती थी, इसके आगे पीछे होती यूनी में, पर इसने पलट कर न देखा। हमेशा तन्हाई खामोशी को तरजीह दी। और आज वो इस बला को किडनैप करने जा रहा था जिसके कदम रखने से भूचाल आ जाता था, तूफानी समंदर की लहरों की तरह इसकी जिंदगी में। और अब वो अपनी जिंदगी में भूचाल लाने वाला था, क्योंकि इसे मालूम था एक गुंडी को किडनैप करने का अंजाम इसे सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। दिल गुर्दे सब इसे वार्न कर रहे थे, पर अब कुछ सोचना भी था, अपना नहीं तो अपने बच्चों का ही। कोई मुझे आवाज नहीं करनी चाहिए। मैं लड़की उठाने आया हूँ या अपनी मौजूदगी का बताने? वो खुद का झड़कता बाकी की आवाज़ें हलक में दबा गया। नामहसूस अंदाज में गला कंगारता हुआ किए अंदर की तरफ बढ़ा कि किचन की चौखट पर ठटक सा साकित हो गया। सामने ही शख्सियत को खड़ा देकर इसके अल्फाज तो छिन गए। कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं सिवाय एक नाम के, सईर। एप्रन बांधे व्हाइट शर्ट के आसीने कोहने तक फोल्ड किए चूल्हे के सामने खड़ा कुछ बनाने में मसरूफ था। पहले जब इसकी दुश्मनी होती थी एक हैवानी मुजरिम समझकर, तब भी लड़कियों की नजरें वो इस पर कई बार महसूस कर चुका था पब्लिक प्लेस में, जब वो आमने सामने होते थे। फिर अब तो शायद ही कोई इसके मुकाबले में भूल कर आए इसे देखे। पता नहीं क्या खाता है। वो इसके वजूद को देखता सोचने लगा, बल्कि इसे हूर पर तरस आ गया। वो इस पहाड़ जैसे वजूद के सामने चूंटी थी। ये तो सांड का बाप हो गया है। अब तो इस बच्ची की जान निकल जाएगी जब इस पहाड़ को देखेगी। मुझे उम्मीद थी तुम एक पैगाम पर भाग आओगे। इसने स्पॉट लहजे में बगैर इसकी तरफ देखे कहा। बुरहान जल भुनकर आबरूज कहा गया। हाँ, बीवी के मामले में हर कोई ऐसा होता है। अपनी ही मिसाल ले लो। एक दिन भी पाकिस्तान नहीं टिक सके। बुरहान ने तंजिया कहा। सईद मध्यम सा मुस्कुराया। बहुत खूब। लोगों को तुमसे शिकायत है, तुमने और तुम्हारे तंज करने छोड़ दिए हैं। सई ने चिली सॉस पैन में डालते हुए कहा। वो हैरान नहीं हुआ कि इसे कैसे मालूम। जान जाए फितरत से ना जाए। वैसे एक कान लगाना बुरी बात है। इसने मीठा सा तंज किया और नाक पर रुमाल रख दिया। मैं बुरा हूँ। इसने बगैर वक्फा लिए फौरन हामी भरी कि बुरहान पेचो ताप खाता रह गया। मुझे मालूम है बुराई तुम्हारे मुंह से टपक रही है। वो कहाँ पीछे रहता, इसे पैदाइशी खार था सईद आलम पर। तुम्हारी अच्छाई किसी को दिखाई नहीं देती। इसने हकीकत दिखाई।
इसे तंज करना नहीं आता था। वो जो बात थी साफ कहता था, फिर चाहे इसका बाप ही क्यों ना हो। हाँ, तुम्हारी बुराई हर जगह फैल चुकी है, इसको क्या नाम दोगे? वैसे अपने बाप का क्या किया तुमने? कोई मालूम नहीं कर पा रहा। आलम के चेहरे पर पुरस्कारियत सी आई गई थी। इसे मालूम था इसकी यही कोशिश थी कि इसके बाप का सुन सके। बाप को अपना हुनर दिखाया, वो ठीक से दाद नहीं दे सका। इसने तासुफ से बताया। बुरहान की आंखें फैल गईं। वैसे ये क्या मनहूस चेहरे पर 24 घंटे मनहूसियत फैलाए रखते हो? कभी मुस्कुराए हो? इसने आगे बढ़ते एक गाजर उठा गया और दांत निकालते से मालूम था कि वो तीर लगेगा इसे जोर का। शीर मुस्कुराहट के साथ इसने गाजर खाया। मुझे गधों की तरह दांत निकालना नहीं आता। इसके ठहरे हुए जवाब पर बुरहान की मुस्कुराहट फौरन सिमट गई। नहीं, ये मुझे गधा बोल रहा है। वो दिल में सोचता मुठ्ठियां पीट गया। गाजर का टेस्टी जहर में बदल गया। इसने पटक कर रखा, जिसे आलम ने उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। और ये देखते बुरहान की गैरत पर शदीद वार हुआ कि एक लाडली बेटी के शोहर, घर के खूबसूरत दामाद की हैसियत ये है। इन मुजरिमों के सामने के इस छोटी छुई हुई चीज को उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। अगर वह इनके घर का दामाद नहीं होता तो आज इसी वक्त वो इसके भेजे में सारी गोलियां ठूस देता। मैं तुम्हारी बेटी को किडनैप करने आया हूँ। इसने फिर से इसे जलाया और इसकी गैरत पर वार किया और फखर से मुस्कुराते सॉस पैन में झांका, पर इससे आलम ने इस पर ढक्कन रख दिया था और बुरहान सबर का घूंट भर कर रह गया। अच्छा काम कर रहे हो। इसकी तवक्को के बरकस इसने जवाब मिला और वह शशदर रह चुका था। इसे लगा इसकी गैरत पर वार करेगा, पर वो नहीं जानता था। वो तो पहले ही इसे निकालना चाहता था। रूम सामने दाएं तरफ है, 10 कदमों पर। वो फिर बोला और बुरहान दांत पीस कर रह गया। मुझे पहले हुरहुलैन को देखना है और इसके बच्चे को देखना है। और ये तुम क्या बना रहे हो? वैसे तुम बीवी के गुलाम हो, हर काम खुद करते हो। मुझे देखो, मेरी बीवी मेरे एक झड़प पर काम जाती है, इसीलिए वो मुझसे खौफजदा होकर पाकिस्तान छोड़कर भाग गई है। इसने कुछ शौक से बताया। सईद आलम ने सर को जुनबिश दी। अपने काम से काम रखो एसएसपी, वरना 1 साल फिर भूल जाओ। यहाँ मत देखो, वहीं रुको, बदनजर लग सकती है। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता अपनी बीवी के मामले में। सही, मैं इसका गुलाम बनना पसंद करता हूँ। अच्छा, मैं इसे बुला देता हूँ। झगड़ा खत्म करो और दोनों निकल जाओ। इसने सारी बात तहम्मुल से सुनते बारी बारी सबका जवाब देकर बुरहान को काफी बदमजा कर दिया। तुमसे मुझे सड़े हुए आलू की खुशबू आती है। बुरहान के तन बदन में आग लग गई, जिसका इसने सही बदला लिया, पर दूर की तरफ से रिस्पॉन्स ना देकर इसे अपनी ही इंसल्ट महसूस हुई। ये बंदा इसे जला रहा था या इसकी बातों से लोगों को खुद आग लग जाती है? खैर, मुझे तो जानबूझकर ऐसे कह रहा है। मैं इसकी बेटी अपनी बेटी की तरह मीसना। वो चुपती नजरों से इसकी कुकिंग करते देखता हुआ सोचने लगा। नहीं, तुम रहने दो, ये तुम्हारा जाती मसला है, पर्सनल। वैसे काम की बात बताओ। तुम एक बुरे बाप हो। तुम्हारे सामने एक आदमी तुम्हारी बेटी को किडनैप करने आया और तुम इतने रिलैक्स हो। मुझे पता बता रहे हो। वो शर्मिंदा करने के लिए तंजिया बोला। इस आदमी को शायद मैंने ही बुलाया है। तुम्हारे जंगलोदा मेमोरी के लिए बता दूं, वो आदमी इसका शौहर है, जो मौत के डर से रात को किडनैप करने आया है। और बुरा बाप तो मैं हूँ, क्योंकि यहाँ मामला मेरी शहजादी का आता है, जिसके लिए बुरा बाप बनना पसंद करता हूँ। और अब तुम जा सकते हो। वो उठकर जाएगी और मैं नहीं चाहता कि इसकी सुबह यहाँ हो। पर जहाँ तक तुम्हें जानता हूँ एसएसपी, जो उम्मीद मैंने तुमसे लगाई है वो बेकार है। इसके सर्च स्पॉटन वाले अंदाज में बुरहान को सुलझा गया। तुम्हारी उम्मीद की ऐसी की तैसी। पहले मेरी शहजादी से। मेरी बहन के अलावा कोई इसे शहजादी नहीं बोलेगा। वो सिर्फ मेरी शहजादी है, अंडरस्टैंड? दफातन वो गुस्से से घुराया। बुरहान शशदा रह गया। मनहूस, गला तो ऐसे फाड़, लड़की जाग गई तो लाश तुम्हारी भी साथ लेकर जाऊंगा। वो बड़बड़ाता खुद पर जबर किए सैर को गुस्से से घूरता हुआ वहां से मुड़ा। इसके निकलते ही सैर के लबों पर मध्यम मुस्कुराहट फैल गई। इसने महसूस किया था दोनों भाई के मिजाज मुख्तलिफ नहीं, सिर्फ किस्मत मुख्तलिफ थी। वो किचन की चौखट पर खड़ा इसकी चौड़ी पुश्त को देख रहा था, जो हूर वाले रूम में झांकने की कोशिश में था, पर दरवाजा लॉक देखकर शायद इसी के खिलाफ बड़बड़ाने लगा था। जाओगे कहाँ एसएसपी? मेरे ही मुल्क में आ रहे हो? वो धमकी देने लगा। और तुम्हारा रजिया गुंडों में फंस गई, ये हाल है। इसकी बात सुनते ही बुरहान ने हैरत से डुबकी लेते इसे देखा। मैं रजिया हूँ? इसने अपने सीने पर हाथ रखते सदमे से पूछा। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, वो कहकर वापस किचन में चला गया। इस बंदे का कुछ करना चाहिए। सारे के सारे लोग साइको हैं इसकी टीम में। हम मासूम को फंसा दिया मनहूस इश्क, वरना इस साइको औरत से शादी करना। वो जिच होकर बड़बड़ाया और बंद दरवाजे के सामने रुका। इसकी धड़कनें बेसाख्ता ही स्वेट पड़ने लगी थी। वो कैसी होगी? वैसी ही होगी या बदल गई होगी? इसकी बेटी क्या वैसी ही मासूम होगी या अपनी माँ जैसी मीसनी बन गई होगी? नहीं, वो मेरी बेटी है, मासूम ही रहेगी, कभी नहीं बदलेगी। इसने खुद को दिलासा दिया और गहरा सांस
पुरसुकून सांस लेते हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोलना चाहा, तभी कंधे पर किसी ने हाथ रखा। बुरहान ने चौंक कर पलटते भारी हाथ वाले देखा तो वहां सईर को पाकर बदमजा हो गया। माना के हसीन हो, पर इसका मतलब ये नहीं ये चाबी लॉक है। वो इसकी बात काट कर चाबी इसकी जेब में डालता वहां से वापस किचन की सिमत बढ़ गया। बुरहान हक्का बक्का इसे देख रहा था कि कैसा बाप था, खुद अपनी बेटी को किडनैप करवाने के लिए चाबी दे रहा था। वैसे मैं क्यों शौक हो रहा हूँ, इन मुजरिमों में तो वैसे भी मालूम नहीं पड़ता ये एक दूसरे के दोस्त हैं या दुश्मन। और सर झटक कर जेब से चाबी निकालता हुआ दरवाजा खोलने लगा। इसके लोबर पर तबस्सुम सजा एक कदम रूम में रखा। दिल की धड़कनें बेखुद थी तो एहसास बहके। इसके साथ गुजरा लम्हा वाला मैं इसकी नजरों के सामने घूमने लगा कि तड़प ज्यादा नजरें सीधा सामने आ गई। जहां मध्यम बिखरी इसकी बालों जैसी सुनहरी रोशनी में वो दुश्मन जान सामने स्या लिबास में होश हवा से बेगाना किसी की नींद चैन लूट कर आराम फरमा रही थी। इस मजबूत तवाना मर्द की हर रात आंखों की नींद छीने से कांटों का बिस्तर दिया खुद सुकून फरमा रही थी, ये महसूस किए हुए कि इसके लम्स में कितनी शिद्दत तड़प थी जो अधूरी रह गई थी। अब वो इससे सारे बदले चुन चुन कर तड़पा कर लेना चाहता था कि इसे इसकी नानी याद आ जाए। वो अपनी गुजरी रातों में चैन दिनों के बारे में सोचता, इसे आराम से सोए देखकर दांत पीस गया। मुझे रब पर यकीन है उन्होंने मुझे भी सुकून किया है। वो पुरसुकून होने की जितनी भी अदाकारी कर ले, सुकून में वो कभी भी नहीं रह सकते। इसके कानों में अल्फाज गूंजे थे। दिल डूब सा गया। इस लापरवाह सी लड़की का इतना गहरा यकीन था कि उसे कांटों के बिस्तर कर दिया। अब तो सिर्फ रोने की कसर छोड़ी थी इस जुदाई ने, बाकी तो सारे जब तोड़ दिए थे। खुद टूटकर इसे याद किया था, कभी बिखरा था तो सिर्फ इसी के लिए। इसे खुद पर तरस आता था, हर कोई इसे क्यों छोड़ जाता है, इसे एक साथ सच क्यों नहीं मिलता। पर वो भूल गया था इसमें भी कुछ कमियां हैं जो इसे दूर करनी है। इसने खुद से अहद किया था आने से पहले अपनी मुस्कान बुरहान के आगे हमेशा बुरहान इल्वी होगा और इसके हर फैसले को अपना फैसला मानेगा, क्योंकि वो जान चुका था ये दुनिया दहशत है और इसमें दहशतें खत्म करने के लिए इनकी वहशत जरूरी है। जिस तरह पाकिस्तान में अचानक रफीक बलोच की मौत ने थरथरली मचा दी थी, आलम को मरा समझकर जिस तरह आरिफ को अकेला समझते इस पर हमलावर होने के लिए तैयारी में थे, अचानक ही रफीक की मौत। इसी के ऑफिस में वो भी गर्दन काट कर ये काम सिर्फ सही ही कर सकता था, क्योंकि इतना पावर वही रखता था कि एक फोर्स वाले आदमी को पहले किडनैप करे और फिर इसी की जगह ला जाकर मारा है। चारों ओर सकूत छा गया था, कोई उफ भी नहीं कर पा रहा था, जैसे सकूत आ गया था समंदर की लहरों में। पुलिस की तफ्तीशें जारी थी हमेशा की तरह। न्यूज पर बेस्ट का एक और कत्ल सामने आ रहा था, तो कोई रफीक बलोच के काले चिट्ठे सामने रख रहा था तो किसी पर तजस्सुस बेस्ट पर बिक रहा था। वो सर झटक कर आहिस्ते से कदम बढ़ाकर इसके सामने खड़ा हो गया और नजरें फेरी पर डाली। वो चौंक गया, इसके बाल तो स्याह थे। वो कंबल में दुबकी हुई फेरी की पीठ पर बिखरे सुनहरी मुस्कान जैसे बाल देखता सदमे में बड़बड़ाया, या अल्लाह मेरी मासूम बेटी को पता नहीं क्या अजियत दी होगी इस साइको औरत ने। वो तड़पा और घूमकर चलता इसके पास आकर बैठा। वही मासूम नए नकूश थे, जरा भी फर्क नहीं था इसमें, वैसे ही कमजोर सी मासूम सी फेरी। इसने उंगली आहिस्ता से इसकी ठोड़ी पर टिकाकर इसका चेहरा ऊपर किया और झुकते इसके माथे पर नरमी से बोसे देते इसके एहसास को दिल में उतारा। पता नहीं कितना तड़पी होगी मेरी मासूम फेरी अपने बाबा के लिए। इसके दिल से टेसें उठी, एहसास साथ इस कदर बिखरे कि इसकी आंखें नम हो गई। दिल किया अभी नींद से जगाकर इसे सीने में बींचकर एक तड़पते बाप की तड़पकी को खत्म करे, एक सिसकते बाप को सुकून दे। पर अभी इस गुंडी को कब्जे में करना था जिसने अजियत का जायका चखाया, बल्कि तन्हाई और अपनी पाई पाई का हिसाब चुकाया। वो एक मोहब्बत भरी नजर गहरी नींद में सोई हुई फेरी पर डालकर मुस्कान की साइड आया। इसका नाजुक सा सरापा स्याह नाइटी में मलबूस मोहब्बत करता अपनी तरफ नजरों को खींचकर इनमें बगावत पैदा कर रहा था और इसके पास खड़ा था, बहुत पास कि हाथ बढ़ाकर इसे खुद में भीग सकता था, अपने अंदर की प्यासी तड़प को पल राहत दे सकता था। वो खामोशी से इसके नकूश को देखता रहा जिसमें गुलाबियां खिली थी और एक कदम बढ़कर फासले मिटाते बिल्कुल इसके पास आहिस्ता से बैठा और एक नजर फेरी की पीठ पर डालते मुस्कान के दाएं बाएं हाथ टिकाकर इसकी मध्यम चलती सांसों के करीब होता, इनमें गहरी सांस भरने लगा। वही खुशबू, वही मदहोशी, वही नशा। बदले हैं तो सरकार के तेवर, वरना अंदाज भी चारों शाने चित करने वाले हैं। वो फासले मिटाते आहिस्ता से बाजू इसकी कमर के गिर्द लपेट कर इसे खींचकर बेरहमी से सीने से लगाते हुए उसके कान में मध्यम से सरगोशी करके वो सिर्फ इसके सांसों की जुबान समझ सकी और आंखें सख्ती से मूंदे लब दांतों तले दबा लिया। ये जो दूरियां बनाई थी ना, इन्हें इस कदर मिटाऊंगा कि तुम्हारी सांसें मेरी इजाजत से मिलेंगी। वो बिल्कुल बेरहम बना इसके नाजुक वजूद के गिर्द सख्त गिरफ्त डाली इसकी सांसें सीने में दबा रहा था और वो खामोशी पड़ी बगैर उफ किए। मेरे सांसों में अपना लम्स छोड़कर
फिर जो ये दूरियां इख्तियार की, मुझे तड़पाया जिस कदर इससे बढ़कर हिसाब लूंगा कि मेरे लम्स पर तुम तड़प जाओगी। वो जुनूनी अंदाज में इसके गर्दन में अपने लब रखकर इसके कान में लुको दांतों के बीच रखे से अजियत के आलम में तड़पा गया। वो नम आंखों के गोशों के साथ अजियत की लज्जत से चूर सुर्ख चेहरे के साथ जब्त की बुलंदियों पर पहुंची इसके जुनून की शिद्दत को देखना चाहती थी। इसके बिगड़े तनफुस को मदहोशी से सुर्ख गुस्से भरी लहू आंखों से बुरहान को इसकी अधखुली सुर्ख डोरे वाली सुनहरी आंखों में देखते हुए इसके बालों को मुट्ठी में पकड़कर इसका चेहरा झटके से पीछे खींचकर बुलंद किया। मेरी खामोशी को तुम क्या रंग देने लगी हो? मेरी तड़प को महसूस किए नजरें फेरने लगी हो? अपनी मजबूत उंगलियों से इसके गाल से लाते हुए वो बेरहमी दिखाने के लिए झुकने लगा था कि मुस्कान ने गहरा सांस भरते हुए एकदम गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ चेहरा कर दिया। अब बुरहान के सामने सिर्फ इसकी बेदाग मैदे जैसी सुराहीदार गर्दन थी। ये सफर काफी लंबा होगा जहां तुम्हारी खामोशी मेरा इंतकाम होगा। वो इसके गर्दन पर अंगूठे से सीधी लकीर खींचता हुआ इसके वजूद में सरसराहट पैदा कर गया। वो तिरछी नजरों से इसके सुर्ख आंखों में देखने लगी जो कोई बदला हुआ इंसान लग रहा था। मोहब्बत किसे कहते हैं? वो झटके से इसका चेहरा सीधा करता ठोड़ी की को मुट्ठी में जगड़े अबरुज का आ गया। इसके सर्द लहजे में मुस्कान मुस्कुरा दी। खामोशी। वो इसे देख रहा था जब इसकी आंखों में चमक सी पैदा हुई और बुरहान के इसके चुपते हुए नाखून अपनी गर्दन पे सरकते बालों को महसूस हुए। इसने दांत देते सर को हिलाकर जुनबिश दी और झटके से इसके बाल को मुट्ठी में झगड़ा। जानते हो मोहब्बत क्या है? मेरा वास्ता सिर्फ जुनून से पड़ा है, और बस वो जुनून जो आप है। वो सरगोशी में कहती से घूरने लगी। बुरहान को इसकी आवाज अपने दिल में उतरती हुई महसूस हुई। वो खामोश रह गया, इसकी आवाज को तरसता था और अब सामने थी इसके हिसार में बेबस नहीं जालिम बनी हुई थी और आज इस पर सितम ढा रही थी। और तुम जानती हो मेरा जुनून तुम हो। तुमने ये जो साल के बीच में लेकर मेरी मोहब्बत को तड़प ज्यादा जुनून में बदल दिया है ना, इससे अब तुम्हें ही मसला होगा क्योंकि तुम्हारा जुनून सिर्फ दिल तक सफर रखता था और मेरा जुनून सांसों से लेकर रूह में उतरने का फन रखता है। शायद तुमने मेरे इजहार को ऐसे ही मजाक समझ लिया था दुश्मन जहां, पर वो एक वार्निंग थी साइको औरत। मैं काफी शिद्दत पसंद इंसान हूँ, तो तुम्हें मेरी मोहब्बत चाहिए थी ना, तो कर ली मैंने मोहब्बत, वो भी तुमसे। इस कदर के तुम्हारी ये जो दूरी वाली सजा है ना, इसने मुझे रुलाया है, मुझे खुद में कमियां दिखाई हैं कि औरत सिर्फ इज्जत और साथ चाहती है। और अब मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ तुम सुधार सकती हो, बाकी किसी में ये हिम्मत नहीं है। मैं शुक्र कर रहा हूँ मुझे तुम मिली। और इसकी गर्दन में अपना चेहरा सहलाता हुआ इसके कानों में नहायत मध्यम सी सरगोशियां गा रहा था और वह सीधा कहीं इसे बिखरे के बजाय मुस्कान की रूह में उतर रही थी अपने सहर के साथ। वो समेटने लगी इसके वजूद में और जब इसके दहकते लम्स को गर्दन में सरकता महसूस किया, अपनी अब तक होती सांसों से खौफजदा होते इसने अपना मुंह सख्ती से बंद कर लिया। इसके हल्की हल्की शेव की जुबान को महसूस करते बेबस होने लगी थी। चलें? वो इसके गुलाबी गाल चुमकर मोहब्बत से पूछने लगा। इसे अंदाजा हो गया था कि ये क्लोरोफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मीसनी बीवी इसके साथ ऐसे ही चले आएगी। सोचकर इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई जिसे मुस्कान ने काफी गौर से देखा था। हाँ चले, इसने इस बात में सर हिलाया। बुरहान महबत इसके गुलाबी लबों पर हल्के से अपने लब रखते हुए मुस्कुरा उठा था। मुस्कान अपनी नाइटी की बेतरतीबी दुरुस्त करती हुई मुस्कुराई और इसे देखते बेड से उठी। वो निहाल हो गया, इस पर दिल इसे खुद में भी इसको छुपाने के लिए उकसा रहा था। इसकी लौदेती नजरों से वो ब्लश कर रही थी, पर इसके शगाफरफी लबों पर मायनी खेज मुस्कुराहट थी। तुम चेंज कर लो जब तक मैं अपनी फेरी को उठाता हूँ। वो इससे करीब होने लगा पर मुस्कान ने कदम पीछे लिए तो वो सर हिलाता जाने गनीमत समझकर फेरी की तरफ पलटा ही था। दफातन पीछे कमर पर घूमती हुई लात पड़ी। दूसरे हिला में वो धड़ाम से ठा के साथ घुटनों के बल नीचे गिरा और बर्वक्त कार्रवाई करने कलीन पर हथेलियां टिकाकर खुद को अपने मुंह पर महफूज किया। वो इतनी सिक्योरिटी से यहाँ पहुंची थी, बल्कि लीगल वे से, ताकि इस तक कोई पहुंच ना सके, ना ही कोई मुदाखलत करे इनके बीच। पर यहाँ कैसे आया? वो शॉक्ड हो गई थी। इसे अचानक क्यों रात के वक्त खुद के करीब देखते कई लम्हा तो इसे सांस घुटती महसूस हो रही थी और वह यहाँ आकर इसे ले जाने की बातें कर रहा था। वो कैसे जा सकती थी, वो भी ऐसे ही इसके साथ जाने के लिए इतना जलील किया, जानते हुए भी कि इसे छोड़ गया जब इसे सख्त जरूरत थी इसकी। इसे सहारा चाहिए था। वो आकर इसे मोहब्बत की चाशनी चिखाकर यूं पलटा जैसे इसके एहसासात ही ना हो, वो पत्थर की हो, जब चाहे इसका दिल करे। पहले पेपर मैरिज, फिर फरेब लम्स की आहट, नजरों का खेल और अचानक तलाक की धमकी, फिर तन्हा कर देना, फिर अचानक आना और हक जताना। क्या हुआ मामा? वो धड़ाम की आवाज पर फेरी चीख कर बखलाई उठी और सामने खुले बाल स्याह नाइटी में खड़ी अपनी मम्मा को देखती नींद से बोझल आंखें मसलने लगी। व्हाट हैपेंड मम्मा? रात के वक्त आप किसके साथ फाइटिंग कर रही हैं? सो जाएं प्लीज।
नो खून खराबा, बेजार लहजे में कहती फेरी जमाई लेती हुई आंखें मसल कर सोने लगी थी, जिसकी आवाज सुनकर बुरहान सुन था। इसके वजूद इसके बेचैन रूह इसकी आवाज सुकून की लहर की मानी उतरी थी। तुम्हें नहीं मालूम मेरा बेटा, तुम्हारी मम्मा को दौरे पड़ते हैं रात के वक्त ही। वो इसके एकदम झटके से उठकर बराबर आता मुस्कुराता हुआ बोला, और मुस्कान इसकी बात आंखों में कहर उतर आया था। जबकि फेरी जो सोने की कोशिश में थी, साकिन से इसकी भारी सहरंगे आवाज पर पड़ी रह गई। किस कदर तड़पी थी वो इस आवाज के लिए। बाबा, वो इसकी सिसकी निकली, जिस पर इसकी सख्ती से मुंह पर हाथ रख जमा लिया। पर वो कैसे न महसूस करता इसकी रूह की सिसकियां जो इसके वजूद से निकलकर इसकी रूह को बेसुकून कर रही थी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।